जीनोस एक लड़का जो एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता है, इसीलिए वो खोलता है अपनी हीलिंग शॉप। लेकिन बिना हीलिंग डिग्री के सिस्टम के हाई-अप्स उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं और उसकी शॉप बंद करने की कोशिश करते हैं। फिर भी जीनोस अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है और इसी दौरान उसके आसपास जुड़ती हैं कई अलग-अलग लड़कियां, जिससे शुरू होता है एक हैरम। ये एनिमे दिखाता है एक लड़के की स्ट्रगल, उसके ड्रीम्स और उसके नए रिलेशनशिप्स का सफर। तो चलिए शुरू करते हैं। जीनोस हज़रत किंगडम का एक यंग टैलेंटेड हीलर है। ये एक ऐसा नेशन है जिसका पूरा इतिहास हीलर्स ने ही बनाया है। हज़रत का रॉयल हॉस्पिटल अपने ब्रिलियंट फिजिशियंस के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, जो दुनिया को बेहतर बनाने में लगे रहते हैं। लेकिन जीनोस बाकी ट्रेंड और लाइसेंस डॉक्टर्स जैसा नहीं है। वो एक सेल्फ टॉट हीलर है जिसके पास कोई लाइसेंस नहीं। वो स्लम्स में ट्रीटमेंट करता है और अपनी एल्फ मेड लिली के साथ एक पुराने टूटे फूटे मैंशन में रहता है। जो भी उसे बिना सवाल किए फीस दे दे, उसका इलाज वो कर देता है। उसके घर में एक और साथी है, कार्मिला नाम की घोस्ट गर्ल, जो बस एमलेसली घूमती रहती है। एक सामान्य दिन सारे पेशेंट्स को ट्रीट करने के बाद जीनोस एक रिच क्लाइंट के घर जाता है ताकि ज्यादा पैसे कमा सके। उसी समय लिली डिनर बनाना शुरू करती है। जीनोस के जाते ही उसकी कई फैन गर्ल्स उसके क्लिनिक में पहुंच जाती हैं, सिर्फ उसके साथ कुछ समय बिताने के लिए। इनमें लिजर्ड गर्ल जोफिया, म्यूट फरी लिंगा और डार्क एल्फ मसल मम्मी लोएवे शामिल हैं। ये तीनों लड़कियां इस बात पर लड़ने लगती हैं कि सबसे पहले चेकअप कौन करवाएगा। वे चाहती हैं कि जीनोस उनके बॉडी की डिटेल में जांच करे, लेकिन लिली गुस्से में उन्हें बीच में रोक देती है क्योंकि उसे ये पसंद नहीं कि कोई उसके मालिक के पीछे पड़े। थोड़ी देर बाद वो उन्हें शांत कर डिनर पर रुकने का इनवाइट देती है। कहती है कि जब जीनोस लौटेगा तो सब साथ में खाना खाएंगे। लेकिन जैसे ही वो कपड़े धोने बाहर जाती है, फरी और मस्कुलर मम्मी डिनर से पहले स्टू टेस्ट करने से खुद को रोक नहीं पाती। एक सिप उन्हें और क्रेविंग दिला देता है और लिजर्ड गर्ल भी ज्यादा देर कंट्रोल नहीं कर पाती। तीनों रिकॉर्ड टाइम में पूरा स्टू खा जाती हैं। फिर अचानक उन्हें रियलाइजेशन होता है कि अब बड़ी मुसीबत आने वाली है। तभी लिली लौटती है और जब उसे पता चलता है कि सबने डिनर फिनिश कर दिया है तो वो घबरा जाती है। तीनों एक दूसरे को ब्लेम करने लगती हैं। तभी घोस्ट कार्मिला आ जाती है। वो बहुत नाराज है क्योंकि आज रात के खाने को लेकर एक्साइटेड थी। डर के मारे तीनों लिली को दूसरी बार कुकिंग में हेल्प करने को तैयार हो जाती हैं, मगर लिली दुखी होकर बताती है कि इंग्रेडिएंट्स ही नहीं बचे। तब वे डिसाइड करती हैं कि उसके लिए बेस्ट क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स लाएंगी। उधर जब लड़कियां खाने की टेंशन में हैं, जीनोस अपना राउंड खत्म कर वापस लौट रहा होता है। रास्ते में उसे टिल नाम की डीमन गर्ल मिलती है, जो अनबेरेबल पेन में अपना पेट पकड़े हुए थी। जीनोस रुककर सिम्टम्स चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका क्रूअल मास्टर वहां पहुंच जाता है। वो उससे पूछता है कि ये कहां थी। टिल उसे बताती है कि वो डॉक्टर के पास गई थी, लेकिन पैसे ना होने के कारण किसी ने चेक तक नहीं किया। वो एरोगेंट आदमी उसके बाल पकड़कर कहता है कि क्या उसे लगता है एक स्लेव को पेट दर्द का नाटक करके छुट्टी मिल जाएगी। वो उसे घसीटकर लोकल ग्रेवयार्ड ले जाता है और एक कब्र पर फेंक देता है। वहां से एक भूत निकलता है और उसके शरीर में घुस जाता है। वो आदमी उसे अपने काम, कब्रों से ट्रेजर निकालने के लिए मजबूर करता है। जब वो जवाब नहीं देती तो उसे जोर से किक मारता है। टिल अपना पेट पकड़े रहती है, तभी भूत उस पर पूरी तरह कंट्रोल कर लेता है। आदमी इसे इग्नोर करता है और कहता है कि अगर वो खाली हाथ लौटी तो उसे खाना नहीं मिलेगा। लेकिन अब टिल पूरी तरह पोजेस्ड होकर अचानक उस पर अटैक कर देती है और अपने क्लॉज से उसकी आंतें चीर देती है। घायल आदमी खून खंकारते हुए भागता है और रास्ते में जीनोस से हेल्प की गुहार लगाता है, मगर जीनोस कोल्ड तरीके से जवाब देता है कि उसके पास ऐसे एरोगेंट लोगों के लिए टाइम नहीं है। तभी टिल काली ऑरा में घिरी वहां पहुंचती है। लड़ाई शुरू होती है। टिल उस पर पत्थर फेंकती है जिन्हें जीनोस आसानी से डॉज कर लेता है। आदमी सोचता है कि शायद वो टिल को हरा सकता है, लेकिन जीनोस कहता है कि वो एक हीलर है और किलिंग उसका काम नहीं है। जब टिल बड़ा पत्थर फेंकती है तो वो उसे मैजिक कवर्ड फिस्ट से तोड़ देता है। फिर टिल उस पर तेजी से चार्ज करती है, लेकिन उसका जादुई बैरियर उसे दूर फेंक देता है। गंभीर चोटों के बाद भूत का कंट्रोल ढीला पड़ जाता है। जीनोस समझ जाता है कि उसकी रियल प्रॉब्लम यही थी। वो उसे हील करता है और एग्जॉर्सिज्म से भूत को निकालकर प्यूरिफाई कर देता है। ये सब देखकर रिच आदमी समझ जाता है कि जीनोस वाकई स्किल्ड है। वो अपनी जान बचाने की भीख मांगता है, मगर जीनोस कहता है कि उसका काम आज के लिए पूरा हो चुका है। आदमी जोर देकर इलाज मांगता है तो जीनोस उसे बताता है कि इसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। वो पर्स फेंक देता है, मगर जीनोस कहता है कि यह पर्याप्त नहीं है। आदमी गुस्से में मेडिकल बोर्ड में कंप्लेंट करने की धमकी देता है। जीनोस हंसकर बताता है कि उसके पास लाइसेंस ही नहीं है, तो कंप्लेंट करके भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
अंत में वो कहता है कि बाकी पेमेंट के रूप में वो उस डीमन गर्ल को ले लेगा। अमीर कमीना तुरंत मान जाता है और जिनोस बिना देर किए उसका इलाज करता है। उसके बाद वो अनकॉन्शियस डीमन गर्ल के पास तब तक रहता है जब तक वो होश में नहीं आ जाती और उसके पेट में फिर से दर्द होने लगता है। वो जिनोस से पूछती है कि वो कौन है और वो उसे वो डॉक्यूमेंट दिखाता है जिसमें लिखा है कि वो उसका नया मास्टर है। फिर वो तुरंत काम पर लग जाता है और टिल को कपड़े उतारने के लिए कहता है क्योंकि उसे कुछ चेक करना है। टिल ये सोचकर घबरा जाती है कि उसका नया मास्टर एक परवर्टेड पर्सन है, लेकिन क्योंकि वो एक स्लेव है तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं। टिल अपनी शर्ट उतार देती है और जिनोस को एक गॉलस्टोन दिखाई देती है जो उसके दर्द का कारण बन रही है। वो कुछ मेडिकल जार्गन बोलना शुरू करता है मानो कि वो डॉक्टर हाउस हो, और फिर अपने मैजिक से उसके बॉडी से पित्त की पथरी निकाल देता है। टिल को तुरंत अच्छा फील होता है और वो जिनोस से पूछती है कि उसने ऐसा किया कैसे, और वो जवाब देता है कि उसने मैजिक से उसके बॉडी को चीरा, पथरी निकाली और फिर 1 सेकंड के अंदर ही उसे वापस जोड़ दिया। टिल को यकीन ही नहीं होता कि यह भी पॉसिबल है, लेकिन जिनोस कभी कभी हम्बल होना पसंद करता है और कहता है कि कोई भी हीलर ऐसा कर सकता था। टिल उसे ठीक करने के लिए बस थैंक यू कह सकती है, लेकिन जिनोस कहता है कि उसे उसका थैंक्स नहीं चाहिए, बल्कि वो चाहता है कि उसकी कीमत चुका दे। टिल उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है, चाहे वो लक 3000 ही क्यों ना हो, लेकिन जिनोस कोई बीटा सिंप नहीं है और फिर वो उससे अपने लिए एक स्पेशल हब ढूंढने के लिए कहता है। टिल डिसअपॉइंट हो जाती है, लेकिन फिर भी वो उसके लिए स्पेशल हब ढूंढ लेती है और जिनोस उसे बताता है कि अब उसने उसकी पूरी कीमत चुका दी है। उसे समझ नहीं आता कि वो मजाक कर रहा है या सच, तो जिनोस उसे बताता है कि उसके बिना उसे ये हब्स नहीं मिलती, इसलिए उसने सचमुच उसे खरीदने के लिए पैसे दे दिए हैं और अब वो जहां चाहे जाने के लिए फ्री है। टिल को उस पर बिलीव नहीं होता, लेकिन जिनोस उस स्लेव का कॉन्ट्रैक्ट फाड़ देता है और उसे बताता है कि अब उसकी लाइफ उसकी है। वो इमोशनल हो जाती है और उसकी हेल्प के लिए उसका थैंक यू कहती है और जिनोस उसे कहता है कि अगर उसे कभी हीलर की नीड पड़े तो वो उसके क्लिनिक में आ जाए, लेकिन साथियों से ये वार्निंग भी देता है कि उसकी फीस थोड़ी ज्यादा है। ये कहकर वो राइट टाइम पर घर लौट आता है जब उसके तीनों सिम्स डिनर के इंग्रेडिएंट्स लेकर वापस आ जाते हैं। जिनोस को वो टाइम याद आता है जब वो प्रेस्टिजियस गोल्डन फिनिक्स का मेंबर था, जो पूरे किंगडम की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एडवेंचरर पार्टीज में से एक बन गई थी। एक दिन पार्टी का लीडर अस्तान जिनोस से कहता है कि उन्हें अब अपनी पार्टी में एक पुअर स्लम ड्वेलर कॉमनर नहीं चाहिए और उसे सेवरेंस पे के रूप में एक गोल्ड कॉइन देता है। अस्तान क्लेम करता है कि जिनोस वैसे भी किसी काम का नहीं है और वे उसके बिना ज्यादा बेटर है। जिनोस कंफ्यूज है क्योंकि वो एक फिनोमिनल हीलर है जो पार्टी के फॉर्मेशन के बाद से उसकी हेल्प कर रहा है, लेकिन अस्तान इस पर हंसता है और जिनोस का मॉकिंग करता है, ये क्लेम करते हुए कि वो उनके लिए बस एक शील्ड है और कुछ नहीं। अस्तान उसे बताता है कि अब क्योंकि वे किंगडम की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी हैं, तो वे बेसिकली सेलिब्रिटीज हैं और एलीट नोबल से भरी पार्टी में एक स्लम ड्वेलर का होना अच्छी बात नहीं है। अस्तान क्लेम करता है कि गोल्ड कॉइन उसे कहीं भी जाने के लिए काफी है और उसे उनकी पार्टी में होने के बारे में कभी माउथ नहीं खोलना चाहिए। जिनोस रियलाइज करता है कि ये सच में उसे चुप रहने के लिए पैसे हैं, इसलिए वो उठता है और रूम से बाहर चला जाता है और सोचता है कि अब वो अपनी लाइफ का क्या करेगा। रैंडमली वॉक करते हुए उसे अचानक किसी के स्ट्रगल की साउंड सुनाई देती है और वो चेक करने के लिए वहां जाता है। पता चलता है कि ये एक मेल और एक फीमेल हैं जो एक एल्फ मेड को सबड्यू करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वे उसे एक अगली नोबल को सेल कर सकें। लेकिन मेड बैकफाइट करने की कोशिश करती है और एस्केप करने पर वो मेल उसके लेग में एरो मार देता है। वो आगे बढ़ता है और उसका कॉलर पकड़ लेता है, लेकिन वो एल्फ बहुत एंग्री है और अटैकर के हैंड को कट कर लेता है, जिससे वो और भी ज्यादा एंग्री हो जाता है। फिर वो आदमी अपना डैगर पकड़कर उसके स्टमक में स्टैब कर देता है, जिससे फीमेल इरिटेट होती है और उसे अपना गुड्स बर्बाद करने के लिए फूल कहती है। जिनोस उन्हें ब्लड से लथपथ उस स्लेव गर्ल की बॉडी को लेकर आर्ग्यू करते हुए देखता है और वो तुरंत इंटरवीन करने का डिसाइड करता है। वो उसे मेड के बदले गोल्ड कॉइन ऑफर करता है और दोनों तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि वो गर्ल ऑलमोस्ट डाइंग है। दोनों तुरंत डार्कनेस में डिसअपियर हो जाते हैं, जबकि जिनोस जल्दी से उसके वुंड की जांच करने लगता है। मेड सोचती है कि वो पहले ही डाइड है, लेकिन जिनोस एक अमेजिंग हीलर है और वो उसे इजीली पूरी तरह हेल्दी कर देता है। मेड पूरी तरह शॉक्ड है क्योंकि उसे कुछ भी फील नहीं हुआ और वो जिनोस को उसकी हेल्प के लिए थैंक यू कहती है। वो अपना इंट्रोडक्शन लिली के रूप में देती है और तुरंत उस गोल्ड कॉइन के बारे में वरीड हो जाती है जो जिनोस ने उसके लिए दिया था। जिनोस को ये रियलाइज होता है और वो उससे कहता है कि उसे इसकी बिल्कुल भी वरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये कोई बिग डील नहीं थी। असल में वो वैसे भी अस्तान जैसे फूल से मिले चैरिटी के पैसे को होल्ड करके रखने के लिए कीन नहीं था। लिली पूछती है कि जिनोस कोई वर्ल्ड फेमस फिजिशियन है, लेकिन वो जवाब देता है कि वो कोई मामूली इंसान है जिसके पास हीलिंग लाइसेंस भी नहीं है। फिर वो पूछता है कि वो कहाँ रहती है, लेकिन वो जवाब देती है कि वो हंग्री और होमलेस है। जिनोस उसे अपने साथ ले जाने का डिसाइड करता है
और एक छोटे इन में ले जाता है जहां पे उसके लिए कुछ नाइस क्लोथ्स और हॉट फूड लाता है। लिली हंग्रीली खाती है और पूछती है कि जेनोस कुछ नहीं खाएगा, जिस पर वो जवाब देता है कि उसे भूख नहीं है, जबकि असल में उसके पास फूड खरीदने के पैसे नहीं हैं। जब वो जॉब ढूंढने के बारे में सोच ही रहा था, तभी एक लिजर्ड मैन इन में पानी मांगता हुआ आता है। वो एक कुर्सी पर बैठ जाता है और उसकी बाह से खून टपक रहा है, मानो बुलेट वुंड हो। जेनोस उसके पास जाता है और उसके घाव की जांच करता है और कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, ये तो बस एक स्क्रैच है। लिजर्ड मैन सोचता है कि जेनोस मंद बुद्धि है, लेकिन बिना कुछ कहे जेनोस अपनी बाहें उठाता है और हीलिंग स्पेल पढ़ता है, जिससे लिजर्ड मैन का घाव तुरंत पूरी तरह से हील हो जाता है। लिजर्ड मैन हैरान तो होता है, लेकिन साथ ही खुश भी होता है और शराब खाने से निकलने से पहले जेनोस को तुरंत कुछ पैसे दे देता है। जेनोस थोड़ा कंफ्यूज्ड है क्योंकि ये पहली बार है जब उसे किसी को ठीक करने के लिए पैसे मिले हैं। लिली का दावा है कि उसके लिए ये बिल्कुल नॉर्मल बात है क्योंकि हीलर्स किसी को ठीक करने के लिए पैसे लेते हैं। जेनोस तय करता है कि अब से वो इसी प्रिंसिपल पर चलेगा और अपना क्लिनिक शुरू करेगा। इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि चूंकि वो झुग्गी झोपड़ियों से है, इसलिए लीगल ऑपरेशन का लाइसेंस पाना लगभग इम्पॉसिबल होगा। इसलिए उसे शायद एक अंडरग्राउंड फिजिशियन बनना पड़ेगा जो इल्लीगली काम करता हो। लिली इस फैसले से काफी खुश है और लाइफ टाइम उसकी मदद करने का वादा करती है। जेनोस इतनी छोटी लड़की को किसी इल्लीगल काम में घसीटना नहीं चाहता, लेकिन चूंकि वो लिली को ऐसे नहीं छोड़ सकता, इसलिए वो उसे फिलहाल अपने साथ रहने देने का फैसला करता है। वो उसे शहर के एक सुनसान इलाके में ले जाता है जहां ज्यादातर घर तबाह हो चुके हैं और कोई भी इंसान इधर उधर घूमता हुआ नहीं दिखता। लिली पूछती है कि वे इतनी बुरी जगह पर क्यों हैं, और जेनोस जवाब देता है कि उन्हें शहर के सेंटर से थोड़ी दूर रहना होगा क्योंकि उन्हें रेडार से दूर रहना है। वो दावा करता है कि वो एक ऐसे घर की तलाश में है जिसे वो अपना घर कह सके, और आखिरकार उसे एक ऐसा घर मिल जाता है जो ज्यादा बुरा नहीं है। वो पूरे घर का मुआयना शुरू कर देता है, हालांकि उसकी हालत काफी खराब लगती है। जेनोस बस अपने घर के ऊपर छत पाकर खुश है क्योंकि लाइफ के ज्यादातर टाइम उसे अपने पुरानी पार्टी में खुले में सुना पड़ा था। लिली अपने लाइट मैजिक से उस इलाके को रोशन करती है और जेनोस सब कुछ जांचने लगता है। तभी अचानक उनका सामना एक घोस्ट से होता है जो कोई और नहीं बल्कि खुद कार्मिला है। लिली ये सोचकर जेनोस के पीछे छिप जाती है क्योंकि अब अंत आ गया है, क्योंकि प्रेत सबसे शक्तिशाली मरे हुए राक्षस होते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उनमें डेथ टच होता है। कार्मिला अपने महल में ताजा मांस को आते देखकर मुस्कुराती है और उन पर अटैक करने का फैसला करती है, लेकिन जेनोस शांति से अपना हीलिंग मैजिक चलाता है जिससे उसकी भुजाएं गायब हो जाती हैं। वो एक इंसान को जवाबी हमला करते देख हैरानी से देखती है, जबकि लिली उसे हैरानी से देखती है और पूछती है कि आखिर वो एक रेत से कैसे लड़ रहा है। जेनोस उलझन में दिखता है और दावा करता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि इसमें क्या बड़ी बात है, क्योंकि वो पहले ही सैकड़ों रेत से लड़ चुका है। पता चलता है कि जब भी अस्तान को एंटरटेनमेंट की चाहत होती, वो जेनोस को सबसे गहरी काल कोठरी में भेज देता जहां उसे रेत से निपटना पड़ता। लेकिन जेनोस को जल्द ही रियलाइज हो जाता है कि रेत उसकी हीलिंग मैजिक के आगे कमजोर है। वर्तमान में वापस जेनोस कार्मिला से माफी मांगता है, लेकिन दावा करता है कि वो यहीं रहना चाहता है और उसे परेशान नहीं करेगा। रेत फिर से अटैक करने का फैसला करता है, लेकिन जेनोस उसे आसानी से पीछे धकेल देता है। कार्मिला नाराज हो जाती है क्योंकि वो रेत की क्वीन है और इससे पहले किसी भी इंसान ने उसे चैलेंज करने की हिम्मत नहीं की। वो अपने हाथ ऊपर उठाती है और जेनोस से निपटने के लिए प्रेतात्माओं की एक छोटी सेना को बुलाती है, लेकिन अंडरग्राउंड हीलर उनसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है और तेज हीलिंग करता है, जिससे निचले स्तर के सभी प्रेतात्माएं तुरंत मर जाती हैं और कार्मिला अकेली रह जाती है। जेनोस फिर से इस तरह घुसने के लिए माफी मांगता है और पूछता है कि क्या उसे अपना क्लिनिक चलाने के लिए कम से कम एक रूम तो मिल सकता है। कार्मिला ये जानकर कि ये इंसान कुछ अलग है, जगह शेयर करने के लिए राजी हो जाती है, लेकिन गायब होने से पहले दावा करती है कि दूसरी मंजिल उसका निजी क्वार्टर है। इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे वे कुछ आखिरी बदलाव करते हैं, रूम जल्द ही एक क्लिनिक जैसा लगने लगता है। लिली पूछती है कि क्या उन्हें विज्ञापन देना चाहिए, लेकिन जेनोस कहता है कि उन्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तभी दरवाजा खुलता है और लिजर्ड मैन फिर से अंदर आता है। वो अपना इंट्रोडक्शन जोन के रूप में देता है और जेनोस को बताता है कि इस बार वो अपनी बहन को साथ लाया है। बहन जेनोस की ओर देखकर पूछती है कि क्या वो उसके हाथ के घाव का इलाज कर सकता है। जेनोस को रियलाइज होता है कि उसे शायद कोई जादुई जहरीली गोली लगी होगी जिसने उसके हाथ को पूरी तरह से संक्रमित कर दिया है। वो दावा करता है कि हाथ काटना पड़ेगा क्योंकि वो पहले ही मर चुका है। महिला उसकी ओर देखती है और पूछती है कि उसे कितना देना होगा और जेनोस $100,000 बताता है। जेनोस इस बात से नाराज हो जाता है क्योंकि ये एक साधारण अंग विच्छेदन के लिए बाजार की कीमत से कहीं ज्यादा है, लेकिन महिला उसे शांत करती है और दावा करती है कि जेनोस समझदार है और जानता है कि वो छिपकलियों के कबीले की सरदार जोफिया है। जेनोस को असल में ये नहीं पता था, लेकिन उसने ये नाम पहले सुना था क्योंकि झुग्गियों में बड़े कबीले के नेता होते हैं। उनमें से एक जोफिया है जो अमीरों से चुराकर गरीबों में बांट देती है।
जोफिया उससे इतनी ऊंची कीमत का औचित्य पूछती है और जेनोस रूखेपन से जवाब देता है कि एक नया हाथ दोबारा बनाने में बहुत एनर्जी लगती है। ये सुनकर वो दंग रह जाती है और पूछती है कि आखिर दोबारा बनाने से उसका क्या मतलब है। वो उलझन में दिखता है और दावा करता है कि वो हाथ काटकर नया हाथ ला देगा। जोफिया चौंक जाती है लेकिन कहती है कि अगर वो ऐसा कर सकता है तो वो उसे मांगे गए पैसे दे देगी। जल्दी वो उसे मेज पर लिटा देता है और एक अलौकिक छुरी से उसका हाथ काट देता है, फिर एक नया हाथ लगा देता है। जेनोस ये जानकर हैरान है कि आमतौर पर मरी के हाथ ऐसा नहीं करते, जबकि जोफिया उसकी मदद के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है और दावा करती है कि वो शायद और लोगों को उसके पास भेजकर ठीक करवाएगी। कुछ दिन बीतने के बाद एक रात मरीजों की देखभाल करने के बाद जेनोस कार्मिला और लिली के साथ चाय पीने बैठता है। तभी लिली पूछती है कि छिपकली वाले लोग हमेशा मदद के लिए उसके पास आने पर घायल क्यों होते हैं। जेनोस दावा करता है कि भूमिगत बस्तियों में 3 गुट हैं जो लगातार युद्धरत हैं, एक छिपकली लोग, एक ऑर्क्स और आखिरी फरीस। तभी उसे कुछ आभास होता है और दरवाजा खुलता है। फरीस का एक झुंड रूम में दाखिल होता है और साथ में एक अर्धमानव लड़की होती है। वो लड़की खुद को फरीस की नेता लिंगा बताती है। जेनोस जानता है कि वो सारे जुए का काम संभालती है और काफी अत्याचारी है, इसलिए वो उसे बताता है कि वे आज के लिए बंद है, लेकिन अगर कोई आपातकाल हो तो वो देख सकता है। लिंगा हंसती है और दावा करती है कि चाहे वे छिपकली वाले लोगों को कितनी बार भी मारे, वे हमेशा पूरी तरह से ठीक होकर वापस आ जाते हैं। और फिर उसे पता चलता है कि जेनोस ही उन्हें ठीक कर रहा है। ये कहते हुए वो एक बड़ी कुल्हाड़ी पकड़ती है और उसकी ओर बढ़ने लगती है, कहते हुए कि वो उसे मार डालेगी ताकि वो छिपकली वाले लोगों की और मदद ना कर सके। ये कहते हुए वो उस पर झपटती है, लेकिन उसके चारों ओर की ढाल कुल्हाड़ी को चकनाचूर कर देती है। सभी फरीज उस पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता, इसलिए वे उसके घर को तहस नहस कर देते हैं। वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वे एक न सुनते। तभी अचानक कार्मिला अपने घर के विनाश से क्रोधित होकर प्रकट होती है। एक प्रेत को उन पर क्रोधित देखकर सभी फरीज अपने पैंट में पेशाब कर देते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें मार पाती, जेनोस उसे रोक देता है और कहता है कि ये क्लिनिक जान बचाने के लिए है, ना कि लेने के लिए। कार्मिला उसे अकेला छोड़ने का फैसला करती है और ऊपर चली जाती है, जबकि लिंगा तुरंत जमीन पर गिरकर माफी मांगता है, क्योंकि जो आदमी एक प्रेत से निपट सकता है वो एक बार में सभी फरीज को मिटा सकता है। जेनोस उन्हें चिंता न करने के लिए कहता है, क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि उसके क्लिनिक के लिए शायद ग्राहकों की एक और कतार लग गई है। उसका क्लिनिक कुछ समय से खूब फल फूल रहा है, क्योंकि उसे लगातार छिपकली के साथ साथ फरीज ग्रुप से भी मरीज मिल रहे हैं। उनके अलावा अब एक ऑर्क भी आ गया है और वो जेनोस को बताता है कि उनकी नेता द महान लेडी लव बीमार हैं और वो चाहता है कि वो उनका इलाज करे। जेनोस उसे लेडी लव को क्लिनिक में लाने को कहता है, लेकिन ऑर्क मना कर देता है, कहते हुए कि लेडी लव अभी हिल भी नहीं सकती और फरीज और छिपकली वाले लोग लगातार आसपास मौजूद हैं, उपहार ला रहे हैं और बिल्डिंगें बना रहे हैं। लेडी लव इतने सारे दुश्मनों से घिरी जगह पर आने का रिस्क नहीं ले सकती। जेनोस थका सा आह भरता है और आखिरकार ऑर्क के पीछे पीछे उनके बांध तक जाने का फैसला करता है। वो अंधेरी गुफाओं से गुजरते हुए एक खुले स्थान पर पहुंचता है, जहां वो एक खूबसूरत मानसिल माँ को सिंहासन पर बैठी देखता है, जिसके चारों ओर ऑर्क का एक झुंड है। वो अपना इंट्रोडक्शन देता है, लेकिन लव दावा करती है कि वो उसे पहले से ही जानती है, क्योंकि छिपकली वाले लोगों और नए अंडरग्राउंड हीलर सिग्मा के बारे में जो बातें हो रही हैं, वे दोनों ही उसे जानते हैं। जेनोस इस बात से नाराज हो जाता है, क्योंकि वो अपने क्लिनिक का ज्यादा प्रचार नहीं चाहता, क्योंकि उसके पास कोई लाइसेंस नहीं है, तो अधिकारियों के साथ उसकी फजीती हो सकती है। वो उसकी प्रॉब्लम पूछता है और वो उसे खुद समस्या ढूंढने का चैलेंज देती है। जेनोस प्यार से उसके पास जाता है और उसके पूरे शरीर को किसी बाहरी चोट के लिए जांचता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। इसके बाद वो उसकी किसी भी अंदरूनी चोट की जांच करने का फैसला करता है और जल्द ही उसे पता चलता है कि उसके पेट में एक गांठ है, जो कोई बच्चा नहीं बल्कि एक माइना स्टोन है। वो उसकी तरफ देखता है और उसके बारे में पूछता है, तो वो उसे बताती है कि ये एक एक्सप्लोजिव स्टोन है जिससे उसने निगल लिया था। जेनोस पूछता है कि क्या किसी ने उसे जहर देने की कोशिश की थी, लेकिन वो दावा करती है कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि चावल के गोले खाते समय उसने गलती से उसे निगल लिया था। जेनोस पलटकर उससे कहता है कि उसे कुछ समय और देना चाहिए, क्योंकि वो जल्द ही खुद को मार डालेगी, लेकिन लव उसे रोकती है और दावा करती है कि उसने गलती से उसे थोड़ा चबा लिया था, जिससे पत्थर बहुत अस्थिर हो रहा है और अगर वो जरा भी हिली तो वो फट जाएगा। ऑर्क्स तुरंत उसे घेर लेते हैं और दावा करते हैं कि वे उसके साथ मर जाएंगे, लेकिन उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। जेनोस को ये ड्रामा पसंद नहीं आता और वहां से जाना चाहता है, लेकिन लव दावा करती है कि उसके पास एक संदूक में बहुत सारा खजाना छुपा है और वो चाहती है कि वो उसे ले ले। वो ये सुनकर थोड़ा उलझन में पड़ जाता है और सोचता है कि वो मजाक कर रही है, लेकिन लव तुरंत उसे एक सुनहरी चाबी थमा देती है और कहती है कि वो इससे खजाना खोल सकता है। जेनोस पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है और लव कहती है कि उसने सुना है कि जेनोस हमेशा उचित दाम मांगता है, लेकिन बच्चों के लिए वो एक पैसा भी नहीं लेता। लव को उसकी ये बात बहुत पसंद आई थी और वो चाहती है कि वो अपना अच्छा काम जारी रखे। जेनोस आह भरता है और आखिरकार इस समस्या से निपटने का फैसला करता है। वो पीछे मुड़कर उसके पास जाता है, अपनी जादुई छुरी निकालता है और उसका पेट चीर देता है। ऑर्क्स डर जाते हैं और उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे उसे घेर पाते, वो माइना स्टोन निकालता है और उसका पेट ठीक कर देता है।
वो ये देखकर चौंक जाती है क्योंकि उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन तुरंत जेनोस को चेतावनी देती है कि वो इसे फेंक दे इससे पहले कि ये फट जाए। जेनोस जरा भी नहीं हिचकिचाता और पत्थर को अपनी मुट्ठियों में जकड़ लेता है, तभी पत्थर जोर से फट जाता है। धूल जमने के बाद लव ये देखकर हैरान रह जाती है कि जेनोस पर एक खरोंच तक नहीं आई। वो खुद पर से धूल झाड़कर चाबी लव पर फेंक देता है और वहां से चला जाता है। लव उसे रोकती है और पूछती है कि उसने उसे ठीक क्यों किया, जबकि वो सारा पैसा अपने लिए ले सकता था। लेकिन जेनोस दावा करता है कि वो उचित कीमत मांगता है और वो जो उसे दे रही थी वो एक साधारण ऑपरेशन के लिए बहुत ज्यादा थी। उस दिन के बाद तीनों गुटों के नेता नियमित रूप से उससे मिलने आने लगते हैं, भले ही उनके पास जाने का कोई कारण ना हो। जेनोस इसे बस उनकी पूरी तरह से बेरोजगारी का नतीजा मानता है, लेकिन लिली को शक होता है कि वे जेनोस को पसंद करते हैं, जिसकी पुष्टि कार्मिला करती है, जो दावा करती है कि तीनों नेता उसके प्यार में पागल हैं और जल्द ही उसके लिए युद्ध छेड़ देंगे। जेनोस इसे नजरअंदाज करता है, ये दावा करते हुए कि वो बस एक मामूली मरी के हाथ है और कुछ नहीं। लेकिन कार्मिला की बात सच साबित होती है जब एक दिन तीनों गुटों के नेता एक एक करके उससे मिलने आते हैं, उपहार और खाना लेकर, और कहते हैं कि वे अगले दिन युद्ध छेड़ने वाले हैं। अगली सुबह तीनों गुट अपने अपने आदमियों के साथ युद्ध के मैदान में मिलते हैं, आपस में बकवास करते हुए आखिरकार ये तय करने की तैयारी में लग जाते हैं कि अंडरवर्ल्ड का निर्विवादित राजा कौन है। लड़ाई शुरू होने से पहले ही जेनोस और लिली स्टेडियम में पहुंच जाते हैं, लेकिन लड़ाई रोकने के बजाय अंडरग्राउंड डॉक्टर उन्हें एक बार में सब कुछ खत्म करने को कहता है। इस बात की पुष्टि के साथ जोफिया अपने खंजर निकालकर लिंगा पर अटैक करके पहला वार करने की कोशिश करती है, लेकिन वो रुएदार तेज है और अटैक को चकमा देने में कामयाब हो जाता है और भी इस कार्रवाई में शामिल होने का फैसला करता है और जोफिया पर कूद पड़ता है, लेकिन वो अटैक को चकमा देकर पीछे हट जाती है। तभी चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है क्योंकि सभी गुट एक दूसरे पर जानलेवा अटैक करने लगते हैं और हर गुट के नेता एक दूसरे को मारने के इरादे से जानलेवा वार करते हैं। लिली इस सब से बहुत परेशान लगती है, लेकिन जल्द ही चीजें एक अजीब मोड़ ले लेती हैं क्योंकि वे पूरे दिन लड़ते रहते हैं, लेकिन किसी वजह से कोई भी मरता या हार नहीं मानता और उनके सारे घाव जादुई रूप से ठीक होते रहते हैं। आखिरकार नेताओं को रियलाइज होता है कि जेनोस उन सभी को एक साथ ठीक कर रहा है और वो जवाब देता है कि उससे परवाह नहीं कि वे कब तक लड़ते रहें, लेकिन वे उसके मरीज हैं, इसलिए वो उन्हें ठीक करता रहेगा। ये सुनकर नेता हंसने लगते हैं क्योंकि उन्हें रियलाइज होता है कि ये कितनी बेवकूफ़ी है। वे एक समझौता करने और शांति से अंडरवर्ल्ड पर राज करने का फैसला करते हैं। लिली इससे बहुत खुश लगती है, जबकि जेनोस का दावा है कि वो उनसे बहुत पैसे लेगा क्योंकि इतने सारे लोगों को एक साथ ठीक करना बहुत मुश्किल काम है। कुछ दिन बीतने पर जोफिया और उसका भाई ठीक होने के लिए एक बार फिर जेनोस के क्लिनिक जाते हैं। लिंगा और लो दोनों भी वहां आराम कर रहे हैं, जबकि जेनोस जोफिया से पूछता है इस बार उसे चोट कैसे लगी। जोफिया दावा करती है कि वो एक चोर है जो बहुत अमीर रईसों को चुनती है और उनसे चोरी करके झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गरीब लोगों में बांट देती है। और कल जब वो ऐसा कर रही थी तो शाही पहरेदारों से उसकी झड़प हो गई और वो घायल हो गई। उसका भाई दावा करता है कि उसका मामला अलग था क्योंकि आयरन रोज नाम की एक पागल औरत ने उसे खुलेआम पकड़ लिया और इस पर बरसने लगी। कार्मिला मुस्कुराती है और जेनोस से कहती है कि उसे लगता है कि ये आयरन रोज जल्द ही उससे मिलने आ सकता है क्योंकि वे वर्षों में पहली बार तीनों युद्धरत गुटों को एकजुट करने में कामयाब रहा है और रईसों को ये खतरा लग सकता है। जेनोस दावा करता है कि वो इन सबसे निपटना नहीं चाहता और लिली द्वारा उन सभी के लिए तैयार की गई दावत खाने बैठ जाता है। कार्मिला की बात सच साबित होती है क्योंकि आयरन रोज नाम की वो महिला पहले ही झुग्गियों में घुस चुकी है और शांति देखकर हैरान रह जाती है क्योंकि फरी लिजर्ड वालों के साथ ताश खेल रहे हैं और ऑक्स और फरी मजाक और हंसी मजाक कर रहे हैं। वो एक लिजर्ड मैन को चुपचाप बैठे बियर पीते हुए देखती है, इसलिए वो उसके पास जाती है और कहती है कि उसे झुग्गियों में आए हुए काफी समय हो गया है और चीजें बहुत बदल गई हैं। लिजर्ड मैन उसे देखता है और कहता है कि अब जब वे सब एक दूसरे को जान गए हैं तो उन्हें रियलाइज हो गया है कि वे सब एक जैसे हैं, इसलिए लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। महिला उससे पूछती है कि युद्ध रोकने वाला मध्यस्थ कौन था, लेकिन लिजर्ड मैन दावा करता है कि मध्यस्थ को कम ही जाना जाता है, इसलिए वो नाम नहीं बताएगा। इस पर पागल महिला उसका कॉलर पकड़ लेती है और उसकी बंदूक उसके पेट में तान देती है और उसे गोली मारने की धमकी देती है, लेकिन वो फिर भी जेनोस को छोड़ने से इनकार कर देता है और मदद के लिए चिल्लाने में कामयाब हो जाता है। शुक्र है कि जोफिया और उसका भाई पास में ही चल रहे थे, जिससे महिला भागने पर मजबूर हो जाती है, लेकिन वो देखती है कि जोफिया के हाथ के घाव पहले ही ठीक हो चुके हैं। वो शहर से गुजरती है और देर रात जेनोस क्लिनिक पहुंचती है। वो रूम में घुसकर उससे शहर पहुंचने का रास्ता पूछती है, लेकिन जैसे ही वो मदद करने की कोशिश करता है वो तुरंत अपनी बंदूक निकालती है और उस पर एक धुएं का ग्रेनेड दाग देती है, जबकि लिली डरी हुई देखती रहती है और सोचती है कि अब क्या होगा। महिला बताती है कि वो कुछ समय से कल्पित बॉनो को निशाना बनाने वाले अपहरणकर्ता की जांच कर रही थी और आखिरकार आज वो उसे मिल गया है। लिली उसे समझाने की कोशिश करती है कि जेनोस कोई अपहरणकर्ता नहीं है, लेकिन वो उसकी बात सुनने से इनकार कर देता है और कहता है कि बिना उचित प्रक्रिया के दूसरी प्रजातियों के बच्चों को गोद लेना गैरकानूनी है। लिली इस पर भड़क जाती है और उसे बताती है कि जेनोस ने उसे बचाया था और उस महिला को रियलाइज होता है कि उसने जल्दबाजी में निष्कर्ष निकाल लिया था। वो लिली को यकीन दिलाती है कि उसने उस पर नीम की गोली चलाई है और वो नहीं मरेगा, लेकिन जब जेनोस गैस के बादल से बिल्कुल ठीक ठाक बाहर निकलता है तो वो हक्की बक्की रह जाती है। महिला बिना किसी चेतावनी के उस पर गोली चलाने के लिए उससे माफी मांगती है,
लेकिन फिर पूछती है कि वो कैसे ठीक हो सकता है। जिनोस जवाब देता है कि उसने बस सामान्य जादू से उसके अटैक को रोक दिया था और उसे इस बात पर यकीन करना मुश्किल लगता है। वो दावा करती है कि उसकी जादुई गोलियों को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन अगर जिनोस एक प्रतिभाशाली जादूगर होता जिसने अपना पूरा जीवन रक्षात्मक जादू में लगा दिया होता तो बात अलग होती। जिनोस उसे बताता है कि वो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन महिला ये कहते हुए उसकी बात मानने से इनकार कर देती है कि वे भले ही कम प्रोफाइल रखना चाहता हो, लेकिन वे शाही नाइटों के उपसेनापति कृष्ण को धोखा नहीं दे सकते। जिनोस और लिली दोनों ही उस महिला की असली हकीकत जानने के बारे में चिंतित हैं और वो उनसे अपने जांच अभियान में सहयोग करने का अनुरोध करती है। जिनोस तुरंत तीनों नेताओं को अपने घर से दूर रहने का संकेत भेजता है, उम्मीद करता है कि वे उसका पालन करने में सक्षम होंगे। फिर वे कृष्णा से बात करने बैठ जाती है, जो उसे बताती है कि शाही नाइटों के साथ सहयोग करना सभी नागरिकों का कर्तव्य है और वो उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने में उसकी मदद चाहती है जिसने 3 अर्धमानव प्रजातियों के बीच दशकों से चली आ रही दुश्मनी को खत्म किया है। जिनोस ये जानकर घबरा जाता है कि वो पागल महिला उसे गिरफ्तार करने आई है, लेकिन कृष्णा अपनी बात जारी रखते हुए कहती है कि जो कोई भी 3 अर्धमानव तबीलों को नियंत्रित कर सकता है वो वाकई बहुत ताकतवर होगा और वो ऐसे किसी को खुला नहीं छोड़ सकती क्योंकि वे शहर की व्यवस्था के लिए खतरा बन सकते हैं। वो बताती है कि उसने झुग्गी वासियों को उसकी पहचान के बारे में बताने की कोशिश की थी और इससे उसे और भी यकीन हो गया है कि परछाई के पीछे का आदमी एक दुष्ट मास्टरमाइंड है जो लोगों को नियंत्रित करने में माहिर है। जिनोस घबराहट में उसे समझाने की कोशिश करता है कि जिस व्यक्ति को वो ढूंढ रही है वो शायद ही कम लोगों से मिलना चाहता हो, लेकिन कृष्णा उसकी बात मानने से इनकार कर देता है और कहता है कि जो व्यक्ति 3 कबीलों को एक कर सकता है वो जल्द ही पूरे देश के लिए खतरा बन सकता है। फिर वे जिनोस से सुझाव देता है कि चूंकि रात बहुत हो गई है तो उसे घर लौट जाना चाहिए। वो उसे शहर का रास्ता दिखाने की पेशकश करती है, लेकिन जैसे ही वो जाने के लिए तैयार होती है तो कृष्णा को एक कोने में खाली बिस्तर दिखाई देता है। जिनोस उसे बताता है कि वो उस बिस्तर को फेंकने ही वाला था क्योंकि अब उसका कोई इस्तेमाल नहीं होता और वो तुरंत उसे बताती है कि अब से वो उसका इस्तेमाल करेगी। जिनोस बेगबुती है तो कृष्णा उसे बताती है कि उसे झुग्गियों के पास एक ऑपरेशनल बेस बनाना होगा ताकि वे अपने शिकार को ढूंढ सके और इसीलिए वो फिलहाल यहीं रहेगी। वो जिनोस से कहती है कि उसे किसी चीज़ की चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वे किराया दे देगी। तभी कार्मिला नीचे आती है और उसे एक और खतरनाक औरत के बारे में चिढ़ाती है जो उसकी जिंदगी में घुस आई है। क्रिश अपने अधिकार का इस्तेमाल करके जिनोस को अपने घर पर रहने के लिए मजबूर करती है, लेकिन इससे लिली को बहुत जलन होती है। क्रिश को ये दिखाने के लिए कि वह जिनोस की नंबर 1 गर्ल है, लिली उसकी गोद में चढ़ जाती है और उसे अपने बाल थपथपाने के लिए कहती है। ये देखकर कार्मिला फिर से अपने अदृश्य रूप में नीचे आती है और जिनोस के कान में फुसफुसाकर उसे चढ़ाती है। फिर अचानक उसे सब रियलाइज हो जाता है और वो बहुत घबरा जाता है। उसके बाद लिली बार बार ये दिखाने की कोशिश करती है कि वो जिनोस के कितने करीब है, लेकिन बदकिस्मती से क्रिश उसकी चाय पर फूंक मारने में इतना व्यस्त रहता है कि उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। आखिरकार लिली जल्दी ही सो जाती है और उसे बिस्तर पर लिटाकर जिनोस क्रिश से बात करने वापस आता है। वो उससे उस घटना के बारे में पूछती है जब उसने लिली को अपहरणकर्ताओं से बचाया था, लेकिन उसे ज्यादा कुछ याद नहीं है। क्रिश कुछ देर इस बारे में सोचती है और फिर विचित मध्यस्थ को ढूंढने के अपने मुख्य मिशन पर आ जाती है। वो अभी भी मानती है कि जिनोस एक प्रतिभाशाली जादूगर है जिसने रक्षात्मक जादू में महारत हासिल कर ली है और वो ये जानना चाहती है कि उसके जैसा कोई ऐसा भी था जिसने अपना जीवन उपचार जादू को समर्पित कर दिया हो। क्या वो अपनी भुजाएं पुनर्जीवित कर पाएगा? जिनोस उसे पूछता है कि क्या अच्छे उपचारकों के लिए ये सामान्य बात नहीं है, लेकिन क्रिश अपनी आवाज के शोर में उसकी बात नहीं सुन पाती। वो कहती है कि केवल उच्च स्तरीय उपचारक संत ही खोए हुए अंगों को पुनर्जीवित कर सकते हैं और जिनोस उससे पूछता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है। वो उसे बताती है कि उसने जोफिया के हाथ को पहले एक लड़ाई में बुरी तरह घायल कर दिया था, लेकिन जब वो कल झुग्गियों में आई थी तो उसका हाथ बिल्कुल ठीक था। क्रिश कहता है कि अगर ये झुग्गियों में रहने वाले किसी उच्च स्तरीय उपचारक का काम है तो उसका यहाँ काफी अधिकार होना चाहिए और वो वही मध्यस्थ हो सकता है जिसकी उसे तलाश है। जेनोस उससे पूछता है कि झुग्गियों को लेकर वो इतनी आक्रामक और भावुक क्यों है और क्रिश उसे बताता है कि उसकी माँ एक दयालु महिला जो रोज गरीबों को खाना खिलाने झुग्गियों में आती थी। झुग्गियों में किसी ने उसकी शादी की अंगूठी चुराने की कोशिश की थी। उसने कसम खाई थी कि वो एक ऐसी हीरो बनेगी जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले ऐसे अपराधियों को न्याय दिलाएगी और शूरवीरों की सबसे कम उम्र की उप सेनापति बनने के लिए कड़ी मेहनत करेगी। अगले दिन क्रिश झुग्गियों की फिर से जांच करने निकल जाती है और जेनोस से कहती है कि वो रात तक वापस आ जाएगी और इसी बीच जोफिया उससे मिलने आती है। उसका इलाज करते हुए जिनोस क्रिस की कहानी के बारे में सोचता रहता है, लेकिन कार्मिला उसे समझाती है कि ये कोई एबनॉर्मल बात नहीं है और उसे इससे इतना परेशान नहीं होना चाहिए। जैसे ही जिनोस जोफिया का इलाज पूरा करता है, क्रिस घर लौट आती है और दोनों महिलाओं के बीच तुरंत टकराव शुरू हो जाता है। लिली बीच में आकर कहती है कि जोफिया भी भटक गई थी और यहीं आ गई, लेकिन क्रिस मानने को तैयार नहीं होती। वो जोफिया से उस मीडिएटर के बारे में पूछती है जिसने उसे ठीक किया था और दावा करती है कि वो एक विकेड आदमी है जो स्लम्स के लोगों को रिबेलियन के लिए एकजुट कर रहा है। जोफिया उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि बुरे लोग समाज के हर वर्ग में पाए जाते हैं, लेकिन क्रिस एक क्लासिस्ट कमीना है जो सिर्फ स्लम्स में रहने वालों में ही बुराई ढूंढती है। वो उससे बताती है कि जिस किडनैपिंग गैंग की वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसके पीछे हाई रैंकिंग नोबल है, लेकिन रॉयल नाइट्स ने इतनी क्लैरिटी के बावजूद उसकी जांच करने की कोशिश तक नहीं की। क्रिस उसकी बात पर बिलीव करने से इनकार कर देती है, लेकिन जोफिया उसकी जस्टिस लविंग नेचर को झूठा बताती है और कहती है कि मीडिएटर उससे कहीं बेहतर इंसान है जिसे हायरार्की या पॉलिटिक्स की परवाह नहीं है और वो बस उन लोगों को बचाता है जिन्हें उसकी हेल्प की जरूरत है। क्रिस एंग्री हो जाती है और उसे शूट करने का फैसला करती है, लेकिन जिनोस उनके बीच आ जाता है और नाइट से कहता है कि वो उसे अपने पेशेंट को शूट नहीं करने देगा।
क्रिस उससे पूछती है कि वो क्या नॉनसेंस कर रहा है और जीनोस उसे ट्रुथ बताने का फैसला करता है। वो उसे बताता है कि वही वो हीलर और मीडिएटर है जिसकी उसे तलाश है, लेकिन क्रिस उस पर बिलीव नहीं करती। वो दावा करती है कि वो डिफेंसिव मैजिक में एक्सपर्ट है और वो एक ही समय में हीलिंग मैजिक में प्रोफिशिएंट नहीं हो सकता, इसलिए वो उससे लाई बोल रहा है। हालांकि अब उसे यकीन हो गया है कि वो भी डेमी ह्यूमंस और मीडिएटर के पक्ष में है, इसलिए वो उससे सारे रिलेशंस खत्म करने का फैसला करती है। वो उससे कहती है कि वो स्लम्स में रहने और काम करने के लिए कोई और जगह फाइंड कर लेगी, क्योंकि वो उसके साथ रहकर अपनी आइडियल नाइट की इमेज को हार्म नहीं होने दे सकती। ये कहकर वो क्लिनिक से निकल जाती है और स्लम्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है। जीनोस को लगता है कि वो एक तरफा रास्ता भटक गई है, लेकिन क्रिस सीधे कैलेंडर नाम के एक नोबल के घर जाती है जिस पर जोफिया ने किडनैपिंग गैंग का मास्टरमाइंड होने का आरोप लगाया था। क्रिस कैलेंडर को बताती है कि इस एरिया में हाल ही में क्राइम बढ़े हैं और वो उसकी मैंशन की सिक्योरिटी का सरप्राइज इंस्पेक्शन करने आई है। कैलेंडर हैप्पीली उसे अपने घर की सिक्योरिटी चेक करने की परमिशन देता है और क्रिस को कुछ भी अनयूजुअल नहीं लगता, जिससे उसे लगता है कि जोफिया पहले तो बस नॉनसेंस कर रही थी। हालांकि जैसे ही वो वापस जाने वाली होती है, क्रिस को सिक्योरिटी गार्ड्स की डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ अजीब सा फील होता है। उसे पता चलता है कि कैलेंडर के घर पर जरूरत से ज्यादा गार्ड्स हैं और उनमें से ज्यादातर बैकगेट के पास तैनात हैं। वो आगे इन्वेस्टिगेशन करने का फैसला करती है और किडनैपिंग विक्टिम से भरी एक अंडरग्राउंड प्रिजन पाती है। वो बच्चों से कहती है कि डोंट वरी, क्योंकि वो उन्हें रेस्क्यू करने आई है, लेकिन तभी कोई उसकी बैक में शूट कर देता है। क्रिस पलटकर कैलेंडर को देखती है जिसने उसे उसकी ही गन से शूट कर दिया था, जो उसके मैंशन में एंटर होने से पहले ही सीज कर ली गई थी। वो उसे फिर से शूट करता है, जिससे उसका आर्म टूट जाता है और फिर उस पर लाफ करते हुए कहता है कि फेमस आयरन रोज उसके सामने एक हेल्पलेस बिच बन गई है। क्रिस को रियलाइज होता है कि अब वो किसी को रेस्क्यू नहीं कर पाएगी, लेकिन लकीली जोफिया जीनोस को परफेक्ट टाइम पर उस जगह पहुंचा देती है। कैलेंडर विदाउट वेस्टिंग टाइम उस पर फायर कर देता है, लेकिन जीनोस इजीली सब कुछ ब्लॉक कर देता है। इससे वो फैट विलन स्कैर्ड हो जाता है और दूसरी गन निकालने की कोशिश में लड़खड़ाकर गिर जाता है। जीनोस उसे उठाकर उसकी ओर पॉइंट करता है और कैलेंडर मर्सी की भीख मांगता है। जीनोस से कहता है कि उसे ग्रेटफुल होना चाहिए कि एक नोबल उससे अपॉलॉजी मांग रहा है। जीनोस बस साय करता है और उस यूजलेस पीस ऑफ गार्बेज पर फायर कर देता है, जिससे उसकी डेथ तो नहीं होती, लेकिन वो लंबे समय के लिए अनकॉन्शियस हो जाता है। फिर वो क्रिस की ओर टर्न करता है, जिसने अज्यूम कर लिया है कि उसकी डेथ आने वाली है। वो जीनोस से रॉयल नाइट्स को बताने के लिए कहती है कि यहाँ क्या हुआ था, लेकिन जीनोस उसे शट अप रहने के लिए कहता है, क्योंकि उसे उसकी आर्म वापस ग्रो करने पर फोकस करना है। जब वो कंप्लीटली ठीक हो जाती है, तो क्रिस को फाइनली समझ आता है कि जीनोस ही हीलर और मीडिएटर है जिसकी उसे तलाश है। वो उसे एक ट्रू हीरो मानने लगती है और कहती है कि वो कभी भी उसके इक्वल कुछ नहीं कर सकती। हालांकि जीनोस उसे बताता है कि वो यहाँ के बच्चों का हीरो है, क्योंकि उन्हें रेस्क्यू करने के लिए सबसे पहले वो आगे आई थी। ये सुनकर क्रिस की आईज में टीयर्स आ जाते हैं और वो बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए सोल्जर्स को कॉल करती है। जीनोस जोफिया से कहता है कि उन्हें वापस रिटर्न हो जाना चाहिए, इससे पहले कि कोई उनके पास आए, लेकिन क्रिस तुरंत उनके पीछे रन करती है और जीनोस से पूछती है कि उसने उसे बचाया क्यों। वो उसे ब्लंटली बताता है कि उसने उसके घर पर एक नाइट रुकने का रेंट नहीं दिया है और वो उसे आज के ट्रीटमेंट बिल्स के साथ उसका बिल भी सेंड करने वाला है। कुछ दिन बाद जीनोस लिली के साथ ग्रोसरी शॉपिंग करने जाता है, लेकिन जैसे ही वो कुछ फैमिली स्ट्रीट से गुजरता है, उसे अपने चाइल्डहुड की मेमोरीज रिफ्रेश हो जाती हैं। वो स्लम्स में एक लोनली ऑर्फन था, जब तक कि एक दिन एस्टन नाम का एक एडवेंचरर उसे हायर करने के लिए वहां नहीं आया। उसे जरा भी परवाह नहीं थी कि जीनोस क्या कर सकता है, क्योंकि वो तो बस यही चाहता था कि कोई उसके टास्क निपटा दे और उसका स्लीव बन जाए। जीनोस ने एस्टन को बताया कि उसे कुछ हीलिंग मैजिक आता है, लेकिन एस्टन बस लाफ्ट, क्योंकि स्लम्स का कोई भी पुअर ऑर्फन उस तरह की एजुकेशन का एक्सपेंस नहीं अफोर्ड कर सकता। फिर भी उसने जीनोस को अपने ग्रुप में ज्वाइन कर लिया और वे साथ मिलकर एडवेंचरस एक्टिविटीज करने लगे। जब एस्टन मॉन्स्टर से फाइट कर रहा था, तो जीनोस उसके पीछे खड़ा रहा और उसकी इंजरीज को इतनी क्विकली ठीक कर दिया कि एस्टन को लगा जैसे वो अनटचेबल है। उसे लगा कि ये सब उसकी अपने स्किल्स की वजह से है और जीनोस बस उसके पीछे यूजलेस खड़ा था, इसलिए उसने उसे किक आउट कर दिया। प्रेजेंट में एस्टन अपने क्रू गोल्डन फिनिक्स को मॉन्स्टर्स की एक केव में ले जाता है, क्योंकि एक पावरफुल लॉर्ड ने उन्हें मॉन्स्टर्स का कुछ फल लाने का ऑर्डर दिया है। सब लोग एब्सोल्युटली क्वाइट है और कुछ लोगों को तो हैंगओवर भी है, क्योंकि वो जहां भी जाते हैं उनके साथ सेलिब्रिटी जैसा बिहेव किया जाता है। केव में एंटर करते ही उन्हें फ्लेम फॉक्स मिल जाते हैं और एस्टन एक आदमी को ऑर्डर देता है कि वो उस पर कोई डिफेंसिव मैजिक करे, इससे पहले कि वो रेकलेसली मॉन्स्टर्स पर अटैक करे। मॉन्स्टर उसका आर्म काट लेता है, जिससे वो बैडली जल जाता है और एस्टन पैनिक हो जाता है, क्योंकि उसे पेन की हैबिट नहीं है। इस बीच उसके क्रू के अदर मेंबर्स पर फॉक्सेस अटैक कर देते हैं और एस्टन को लगता है कि वो इनकॉम्पिटेंट फूल से घिरा हुआ है। वो डिफेंस टीम की ओर रिस्पॉन्सिबल पर्सन की ओर टर्न करता है, जो हैंगओवर के कारण अपने माइंड को ठीक से फोकस नहीं कर पा रहा है। एस्टन सभी को रिट्रीट का ऑर्डर देता है और केव से बाहर निकलते ही वो एक दूसरे पर फेलियर का ब्लेम करने लगते हैं। डिफेंस टीम कहती है कि शायद जीनोस उन पर इस टाइम हीलिंग मैजिक का यूज कर रहा था। एस्टन इस बात पर बिलीव नहीं करता, क्योंकि उसने कभी इस पर अटेंशन नहीं दिया, लेकिन वो एक सूटेबल हीलर को अपॉइंट करने का फैसला करता है। कुछ वीक्स बाद एस्टन और उसका क्रू यूमिन नाम के एक हीलर के साथ केव में रिटर्न होते हैं। अनफॉर्चुनेटली इस टाइम मॉन्स्टर्स उनके लिए प्रिपेयर्ड हैं और वे तुरंत उनके क्रू पर सरप्राइज अटैक कर देते हैं। एस्टन मॉन्स्टर्स के अटैक्स को ब्लॉक करता है, लेकिन उसके क्रू का मेडिसिन एक फायरबॉल की चपेट में आ जाता है, जो उसके डिफेंसिव मैजिक को बर्न करके उसे इंजर कर देता है। ह्यूमन तुरंत उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देती है, लेकिन उसे रियलाइज होता है कि उसे हॉस्पिटलाइज कराना होगा। इस बीच एस्टन मॉन्स्टर्स पर स्ट्राइक करने के लिए स्ट्रगल करता है और क्विकली टायर्ड हो जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता।
यूमिन उसे बताता है कि उन्हें रिट्रीट करना होगा क्योंकि अगर उन्होंने और टाइम वेस्ट किया तो मेडिसिन डाई हो जाएगा और एस्टन रिलक्टेंटली ऑर्डर देता है। केव के बाहर पहुंचकर वो डिफेंस टीम पर अपना वर्क ठीक से नहीं करने का ब्लेम करता है, लेकिन यूमिन उसे बताता है कि ये उसकी मिस्टेक नहीं है। एस्टन अपना अटेंशन उस पर फोकस करता है और उसे मेडिसिन को तुरंत ठीक करने के लिए कहता है ताकि वे अगेन फाइट कर सकें। लेकिन यूमिन पूछती है कि क्या वो रिटार्डेड है। वो कहती है कि ओनली सेंट्स और कुछ हाई लेवल हीलर्स ही ऐसी इंजरीज को इमीडिएटली ठीक कर सकते हैं। और इससे एस्टन को वंडर होता है कि क्या जीनोस वाकई उन्हें हर टाइम इतनी सीरियस डैमेज से बचा रहा था। सून वो सिटी रिटर्न होता है जहां नोबल का सर्वेंट उसे बताता है कि वो अपने मिशन में फेल हो गया है और उसे फिर कभी सिटी में अपना फेस नहीं दिखाना चाहिए। एस्टन पैनिक हो जाता है और एक और चांस मांगता है, इस फेलियर के लिए जीनोस को ब्लेम करते हुए। बटलर उसे वो चांस देता है जिसकी उसने होप की थी और एस्टन जीनोस को वापस जॉब पर रखने का फैसला करता है ताकि वो अपनी टैलेंट का फिर से यूज कर सके और फेम गेन कर सके। सून एस्टन और डिफेंसमैन ग्वाइले जीनोस को ढूंढने के लिए स्लम्स में जाते हैं और ऐसा करने के लिए वो 3 डेमी ह्यूमन ट्राइब्स की हेल्प लेने का फैसला करते हैं। वे सबसे पहले लिजर्डमैन ट्राइब के पास जाते हैं और एस्टन जोफिया को बताता है कि वो जीनोस नाम के एक हीलर की सर्च में है जो 2 महीने पहले स्लम्स में आया था। ये सुनकर जोफिया अनकंट्रोलेबली लाफ करने लगती है और कहती है कि एस्टन वाकई इतना स्टूपिड लग रहा है कि जीनोस जैसे स्किल्ड पर्सन को जॉब से निकाल रहा है। रेड हेड मैन अपसेट हो जाता है और अपनी स्वॉर्ड निकालने की कोशिश करता है, लेकिन लिजर्डमैन वॉरियर्स से घिरा देखकर वो बैक हट जाता है। जोफिया उसे घर जाने के लिए कहती है क्योंकि ना तो उसके पास और ना ही जीनोस के पास उसकी जैसे फूल से डील करने का टाइम है। ऑस्टिन इस पर फ्लेयर अप हो जाता है, लेकिन जोफिया की कोल्ड आइज से उसे दोनों के बीच पावर के डिफरेंस का रियलाइज होता है और वो इमीडिएटली बैक हट जाता है। फिर वो बीस्टमैन ट्राइब के पास जाता है और लिंगा भी उसका मजाक उड़ाती है कि उसने जीनस को जॉब से निकाल दिया। वो उससे कहती है कि वो उसके जैसे किसी के साथ डील नहीं करना चाहती और इससे पहले कि ऑस्टिन उसे इंटिमिडेट करने की कोशिश भी करे, वो अपनी स्पीड का डिमॉन्स्ट्रेशन करके उसे स्केयर कर देती है। इसके बाद वो ऑक्स के हाइडआउट पर जाता है और लियो से भी सेम रिस्पॉन्स पाता है, लेकिन इस टाइम वो इतना स्मार्ट है कि बिना किसी हार्डनेस के बाहर निकल जाता है। आउटसाइड आकर ऑस्टिन एंगर से ब्लास्ट होता है क्योंकि उसे बिलीव नहीं होता कि स्लम्स में जीनस का इतना इन्फ्लुएंस हो सकता है। सडनली गाइल देखता है कि जीनस लिली के साथ स्ट्रीट पर वॉक कर रहा है और दोनों उसका कन्फ्रंट करने जाते हैं। ऑस्टिन हार्ड बिहेवियर करता है और जीनस से कहता है कि ये उसकी फेट ही है कि वो 2 मंथ्स तक अकेले अलाइव रहा। जीनस आंसर देता है कि उसके पास उससे टॉक करने का टाइम नहीं है और वो अपने वे चला जाता है, लेकिन इससे ऑस्टिन इरिटेटेड हो जाता है और शाउट करके कहता है कि वो उसे पार्टी में वापस ज्वाइन करने आया है। जीनस कोल्ड वॉइस में रिफ्यूज कर देता है और ऑस्टिन से कहता है कि कोई भी विदाउट सैलरी और हॉरिबल वर्किंग कंडीशंस वाली जॉब एक्सेप्ट नहीं करेगा। रेड हेयर्ड मैन इंसल्टेड फील करता है और जीनस से कहता है कि उसे ग्रेटफुल होना चाहिए कि वो इतने फेमस पार्टी का पार्ट बन रहा है। जीनस जाई करता है और कहता है कि अगर उसकी पार्टी इतनी डेस्परेट है तो वो उसकी हेल्प जरूर करेगा, लेकिन इस टाइम वो हीलिंग और डिफेंसिव स्पेल्स के लिए हैवी अमाउंट चार्ज करने वाला है। ऑस्टिन ये सुनकर शॉक रह जाता है और जीनस से कहता है कि उसे ऐसी डिमांड्स नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तभी स्लम से कुछ लोग वहां आ जाते हैं और जीनस से हैप्पीली बातें करने लगते हैं। सून वो लोगों से एनसर्कल हो जाता है और ऑस्टिन समझ नहीं पाता कि क्या हैपन हो रहा है। सबके चले जाने के बाद जीनस होम वापस जाने का फैसला करता है और ऑस्टिन उस पर शाउट करने लगता है। उसे रिमाइंड कराता है कि वही तो उसे स्ट्रीट से पिकअप करके लाया था। जीनस को उसकी नॉनसेंस से फेड अप हो गया है, इसलिए वो उससे कहता है कि अब टू लेट हो चुकी है। वो ये कहकर वहां से जाने लगता है और एंग्री ऑस्टिन उस पर अटैक करने का फैसला करता है। हावेवर जीनस तक रीच होने से पहले ही उसे एक बुलेट लग जाती है और वो स्ट्रीट के साइड गिर जाता है। क्रिस उसे रॉयल गार्ड्स के सब कमांडर के सामने किसी पर अटैक करने की कोशिश करने के लिए फुलिश कहती है और जीनस उसे हियर देखकर सरप्राइज्ड हो जाता है। वो पूछता है कि वो लोकेलिटी के इस पार्ट में क्या कर रही है और क्रिस आंसर देती है कि वो उसे सर्च कर रही थी और लॉस्ट हो गई थी, लेकिन इवेंचुअली सब ठीक हो गया। जब वे टॉक करते हैं तो ऑस्टिन और भी अमेज्ड हो जाता है क्योंकि जीनस के न सिर्फ लोकेलिटी के लीडर्स बल्कि रॉयल गार्ड से भी अच्छे रिलेशंस हैं। जैसे ही वो उठता है, क्रिस उसे बताती है कि उसे अटैक की कोशिश के एलिगेशन में अरेस्ट कर लिया गया है। ऑस्टिन इमीडिएटली इसका ब्लेम गाइल पर डाल देता है और रन अवे हो जाता है, ये डिसाइड करके कि वो जीनस को लेटर उसकी इग्नोरेंस के लिए लेसन सिखाएगा। कुछ दिन बाद सभी लोग जीनस के होम गैदर होते हैं और डिस्कस करने लगते हैं कि ऑस्टिन और उसके सर्वेंट ने उन सभी से हाउ कांटेक्ट किया। 3 बॉसेस जीनस को बताते हैं कि उन्होंने अपने स्पाइज उनके पीछे लगा दिए ताकि अगर वो कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट करें तो वे डिसअपीयर हो जाएं, लेकिन सरप्राइजिंगली वे विदाउट एनी ट्रेस डिसअपीयर हो गए। लिली रिलीफ फील करती है ये सोचकर कि उन्होंने जीनस का चेस करना स्टॉप कर दिया है, लेकिन तभी कार्मिला उसके पीछे आती है और कहती है कि वे शायद अंडरग्राउंड गिल्ड में चले गए होंगे जो राइट प्राइस पर हर तरह की इलीगल रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। ये सुनकर लिली स्केर्ड हो जाती है, लेकिन जीनस उसे बताता है कि अंडरग्राउंड गिल्ड बहुत ज्यादा मनी लेता है और कार्मिला फर्दर कहती है कि अगर ऑस्टिन उसे वापस गेन करने के लिए इतना डेस्परेट था तो इसका मतलब है कि वो डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहा है
है और मनी की शॉर्टेज है। लिली फाइनली ये सुनकर रिलीफ फील करती है, लेकिन फिर जोफिया उसे एक वियर्ड मर्सनरी के बारे में बताती है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो कोई भी वर्क एक्सेप्ट कर सकता है, यहाँ तक कि अगर कुछ कंडीशंस फुलफिल हों तो बिना सैलरी के भी। उस नाइट लेटर लिली जीनस को अवेक पाती है, इसलिए वो उसके लिए टी बनाती है और उसे रिलैक्स कराने के लिए उसके हेड पर जेंटल पैट करती है। इसके बाद वो क्विकली स्लीप हो जाती है और जैसे ही जीनस उसे बेड पर लेटाता है वो कार्मिला को आउटसाइड उसका वेट करते हुए पाता है। वो उसे अपनी पार्टी के बारे में ओपनली टॉक करने के लिए एनकरेज करती है और जीनस उसे कहता है कि उसे आस्टन को देखते ही उसके फेस पर पंच मार देना चाहिए था। फिर वो पूछती है कि वो हीलिंग मैजिक में इतना एक्सपर्ट कैसे हो गया और जीनस उसे बताता है कि चाइल्डहुड में उसने एक डेड पर्सन को अलाइव करने की ट्राई की थी, लेकिन उसके गुरु ने उसे बैडली बीट अप किया था। कार्मिला ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है क्योंकि रिवाइवल एक फॉरबिडन टॉपिक है और फिर वो उसे बताना शुरू करती है कि कैसे 300 इयर्स पहले जब वो अलाइव थी तब आर्टिफिशियल लाइफ फॉर्म्स हुआ करते थे। वो उन हॉरिबल गोलम्स के बारे में बताती है जिनका यूज डीमन आर्मी ने ह्यूमंस के अगेंस्ट वॉर में किया था और स्टोरी फिनिश होने के बाद जीनस स्लीप करने का फैसला करता है। सडनली ग्राउंड शेक होती है और कार्मिला स्लम लोकेलिटी में क्या हैपन हो रहा है ये देखने के लिए स्काई में फ्लाई कर जाती है। वो देखती है कि लोकेलिटी के कुछ पार्ट्स में फायर लगी हुई है और एक जाइंट गोलम उसमें माहिम मचा रहा है और वो पैनिक हो जाती है ये सोचकर कि उसने गोलम को मेंशन करके लोकेलिटी को अनलगी बना दिया है। जाइंट गोलम स्लम्स में डिस्ट्रक्शन मचा रहा है, अपने वे में आने वाली हर चीज को डिस्ट्रॉय कर रहा है और लोग अपनी लाइफ बचाने के लिए रन कर रहे हैं। जीनस गोलम को नियर बाय देखने के लिए वहां आता है और कार्मिला भी उसके साथ अकंपनी करती है। वो कहती है कि ये वाकई सस्पिशियस है कि इतना ओल्ड वेपन स्लम की स्ट्रीट्स पर पड़ा है और वो वंडर करते हैं कि यही एयर कैसे आया। तभी 3 गैंग लीडर्स वहां रीच करते हैं और जीनस ये देखकर हैप्पी होता है कि वो ओके हैं। गर्ल्स उसे बताती हैं कि उन्हें कोई इंजरी नहीं आई है, लेकिन उनके सबऑर्डिनेट्स मॉन्स्टर के अटैक में बैडली इंजर्ड हो गए हैं। वे जीनस से उस जाइंट मॉन्स्टर के बारे में पूछती हैं क्योंकि उन्होंने फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं देखा था और जीनस उन्हें बताता है कि ये मैजिकल टेक्नोलॉजी से बनाया गया एक आर्टिफिशियल लाइफ फॉर्म है जिसे एक्सटिंक्ट माना जाता था। लो कहती है कि उसके एक ऑर्क ने बताया कि गोलम स्लम्स के इनसाइड से आया है और जीनस को डाउट है कि कहीं इसके पीछे कोई अंडरग्राउंड एसोसिएशन तो नहीं है। वो डिसाइड करता है कि इंजर्ड लोगों को ठीक करना सबसे इंपॉर्टेंट है और 3 गर्ल्स से कहता है कि वो सभी इंजर्ड लोगों को एक प्लेस गैदर करें। वो स्वेयर करता है कि जिसने भी ऐसा किया है उसे इसकी प्राइस चुकानी पड़ेगी, लेकिन गोलम सेंड करने वाला मैन दूर से ही उसका परफॉर्मेंस देख रहा है। गायल नाम का असैसिन ही इस अटैक के पीछे है। उसने ये वर्क तब लिया जब आस्ताहन ने उससे रिवेंज लेने के लिए कांटेक्ट किया था और उसने उससे ज्यादा मनी भी नहीं लिए क्योंकि उसे आस्ताहन के मनी से ज्यादा उसके इंटेंशंस में इंटरेस्ट था। जब गायल को पता चला कि आस्ताहन बस जीनस और उसके नियर बाई सभी लोगों पर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालना चाहता था तो वो लाफ्ट हो गया, लेकिन उसने ये डील एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि ये उसके डिस्टॉर्टेड नेचर को सेटिस्फाई करने के लिए इनफ था। फिर उसने आस्ताहन को एक गोलम कोर दिखाया जिसे वो डेवलप कर रहा था और उसे बताया कि ये जीनस को कंप्लीटली डिफीट करने के लिए इनफ होगा। एट प्रेजेंट गायल गोलम को स्लम्स में डिस्ट्रॉय करते हुए देखता है और सोचता है कि ये क्वाइट डिस्ट्रक्टिव है, लेकिन ये इतना फास्ट नहीं है जितना वो चाहता था। वो वंडर करने लगता है कि जीनस को कैसा फील होगा जब उसके नियर बाय लोग एक एक करके डाई होने लगेंगे, लेकिन जीनस ऐसा हैपन नहीं होने देगा। जैसे ही 3 डेमी ह्यूमन गैंग सभी इंजर्ड लोगों को एक प्लेस गैदर करते हैं, वो एक पावरफुल हीलिंग स्पेल का यूज करता है जिससे वे इमीडिएटली ठीक हो जाते हैं। फिर वो माइनर इंजरीज का ट्रीटमेंट शुरू करता है, लेकिन वो थ्रू आउट एंग्री रहता है क्योंकि उसे बिलीव नहीं है कि हंड्रेड्स ऑफ लोगों के ट्रीटमेंट के लिए उसे मनी मिलेंगे या नहीं, और अबव ऑल लिली स्टिल होम में है। गायल अपनी लोकेशन से सब कुछ देख रहा है और जीनस के हीलिंग स्किल्स से इम्प्रेस्ड है। हावेवर वो जानता है कि सभी को ठीक करने से तब तक कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा जब तक वे गोलम से डील न कर लें, और वो देखना चाहता है कि जीनस ऐसा हाउ करने की ट्राई करता है। इसके इमीडिएटली बाद जीनस सभी इंजर्ड लोगों का ट्रीटमेंट कर चुका होता है और वो फाइनली रेस्ट कर सकता है। वो उस गोलम को देखता है जो अभी भी स्लम्स में महिम मचा रहा है और सोचता है कि क्या ये बोर्ड हो जाने पर घर चला जाएगा। कार्मिला उसे बताती है कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि गोलम्स तब तक स्टॉप नहीं होते जब तक उनका ऑर्डर कंप्लीट ना हो जाए, और उसका बिलीव है कि इस गोलम को स्लम्स को डिस्ट्रॉय करने या ऐसा ही कुछ करने का ऑर्डर है। ये सुनकर जीनस फेस पाम करता है, लेकिन फिर कार्मिला कहती है कि इस एरा में गोलम बनाना इम्पॉसिबल होना चाहिए। गोलम कोर बनाने के लिए यूज होने वाले हाई प्योरिटी वाले मैजिकल स्टोन्स ओनली साउदर्न कॉन्टिनेंट में ही पाए जाते हैं जो कभी डीमन लॉर्ड का टेरिटरी हुआ करता था, और उनमें से मोस्ट का यूज पहले ही हो जाना चाहिए था। बिसाइड्स ब्लैक मैजिक आर्ट्स टाइम के साथ एक्सटिंक्ट हो गई हैं और गोलम को बनाने के लिए एसेंशियल मटेरियल्स भी बहुत रेयर हैं। जब वो सोचती है कि इन सभी रिसोर्सेज तक किसकी एक्सेस हो सकती है तो जीनस उसे बताता है कि इसके बारे में सोचने का कोई बेनिफिट नहीं है क्योंकि उन्हें फर्स्ट गोलम को डिस्ट्रॉय करना होगा।
कर्मिला उसे वार्न करती है कि ये डेंजरस होगा, लेकिन गर्ल्स उसके साथ आने को रेडी हो जाती हैं क्योंकि वे किसी मॉन्स्टर को अपने होम को इस तरह डिस्ट्रॉय नहीं करने दे सकती। जिनोस फिर कर्मिला से पूछता है कि गोलम को कैसे डिस्ट्रॉय किया जाए, और वो उसे बताती है कि उसे इसके कोर को डिस्ट्रॉय करना होगा, वरना गोलम बार बार रिवाइव होता रहेगा। ऑल्दो जिनोस कोर को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता क्योंकि फिर वो उसे सेल नहीं कर पाएगा। खैर, वो गर्ल्स को गोलम के पास ले जाता है और उन्हें अपनी फुल पावर से उस पर अटैक करने को कहता है। वे फाइट करने के लिए आगे बढ़ती हैं और जिनोस अपने बफ से उनकी एबिलिटीज बढ़ा देता है। गर्ल्स को पता चलता है कि उनकी स्ट्रेंथ और स्पीड काफ़ी बढ़ गई हैं और सिर्फ एक हिट ही गोलम की लेग तोड़ने और उसे ग्राउंड पर गिराने के लिए इनफ है। हाउएवर, ये तुरंत डैमेज के रिपेयर करता है और फिर लिंगा को दूर थ्रो कर देता है। लकीली जिनोस वहाँ उसकी प्रोटेक्शन के लिए मौजूद है और वो उसकी इंजरीज को तुरंत ठीक कर देता है, जिससे उसे ऐसा लगता है जैसे उसे कोई डैमेज ही नहीं हुआ है। जिनोस के लिए ये इतना ईजी नहीं है क्योंकि उसने मंथ से कोई एक्चुअल कॉम्बैट नहीं किया है, लेकिन जैसे जैसे फाइट आगे बढ़ती है वो अपनी रिदम में वापस आने लगता है। वो गर्ल्स से एटलीस्ट डिस्टेंस बनाए रखने की कोशिश करता है, वरना उसका मैजिक उन पर इफेक्ट नहीं करेगा, और फिर वो नीड के हिसाब से डिफेंसिव और हीलिंग स्पेल्स के बीच स्विच करता रहता है। इस बीच गर्ल्स गोलम को डैमेज पहुंचाती रहती हैं और जिनोस देखता है कि उसे अगेन अलाइव होने में कुछ टाइम लगता है। वो गर्ल्स को उसके दोनों लेग्स ब्रेक करने का ऑर्डर देता है और वे ऐसा करती हैं, जिससे गोलम फॉल हो जाता है। हाउएवर, उन्हें बहुत देर से पता चलता है कि उस एरिया की एक गर्ल को टाइम पर इवैक्यूएट नहीं किया गया था और गोलम सीधे उसके ऊपर फॉल होने वाला है। जिनोस पैनिक हो जाता है क्योंकि वो गर्ल को ठीक से देख नहीं पाता कि उस पर डिफेंसिव मैजिक कर सके, और वो टाइम रहते उसे रेस्क्यू करने की होप में आगे बढ़ता है। गोलम के फॉल होने से पहले वो उस तक नहीं रीच हो पाता, लेकिन सरप्राइजिंगली गोलम खुद ही गर्ल को रेस्क्यू करने की ट्राई करता है। जिनोस ये देखकर कंफ्यूज्ड हो जाता है, लेकिन जैसे ही गर्ल रन अवे होती है वो गोलम को स्कैन करना स्टार्ट कर देता है। स्कैनिंग कंप्लीट होते ही कर्मिला वहां आ जाती है। वो कहती है कि गोलम स्ट्रेंज बिहेवियर कर रहा है और जिनोस उसे बताता है कि गोलम कंप्लीटली आर्टिफिशियल नहीं है। वो कहता है कि गोलम का कोर उसकी चेस्ट के लेफ्ट पार्ट में है और वो सिर्फ एक मैजिकल स्टोन नहीं बल्कि खुद एक ह्यूमन है। गाइड दूर से ये सब देखता है और जिनोस को अपनी ट्रिक समझ लेते देख मन ही मन स्माइल करता है। उसके पास वर्क करने के लिए सिर्फ इनकम्प्लीट मैजिकल स्टोन्स थे और उनसे गोलम कोर बनाने का सबसे बेस्ट वे उन्हें किसी ह्यूमन के साथ ब्लेंड करना था। हाउएवर, इस तरह से बनाए गए गोलम को कंट्रोल करना क्वाइट डिफिकल्ट होता है, लेकिन गाइड ने सोचा कि चूंकि एस्टन एक इडियट है जो नेगेटिव इमोशंस से फिल्ड है, इसलिए उसे कंट्रोल करना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। उसने रेड हेड पर्सन को बिलीव दिलाया कि उसकी रिवेंज के लिए मैजिकल स्टोन इंपॉर्टेंट है और उसे गोलम के कोर में ब्लेंड करने के लिए उसने उसमें मिक्स कर दिया। और अब वो देखना चाहता है कि क्या जिनोस स्लम्स को रेस्क्यू करने के लिए अपना एक ओल्ड फ्रेंड को किल कर सकता है। हाउएवर, जिनोस एस्टन के साथ फाइट को पर्सनली हैंडल करने की प्लानिंग कर रहा है। वो गर्ल्स से कहता है कि वे बैक हट जाएं क्योंकि अब सिर्फ वही सब हैंडल कर सकता है, और वे उसकी बात ओबे करती हैं। कर्मिला भी चली जाती है क्योंकि सनराइज होने वाला है और जिनोस गोलम के साथ अलोन रह गया है और उसे श्योर है कि एस्टन कहीं गोलम के इनसाइड है। वो कहता है कि ये अनबिलीवेबल लगता है कि उसके जैसा सेल्फिश फूल एक चाइल्ड को रेस्क्यू कर लेगा, लेकिन तभी उसे रिमेंबर आता है कि एस्टन मनी के पीछे इसलिए क्रेजी था क्योंकि उसकी सिस्टर की इलनेस से डेथ हो गई थी और उसके पास उसे रेस्क्यू करने के लिए मनी नहीं थे। जिनोस उससे पूछता है कि क्या वो गर्ल उसे उसकी सिस्टर की रिमाइंड दिलाती है और सोचता है कि एस्टन में स्टिल थोड़ी ह्यूमैनिटी बाकी है, लेकिन उसके लिए टू लेट हो चुकी है। वो माइंड से एक ब्लेड बनाता है और फिर गोलम पर अटैक करता है, जिससे उसकी दोनों आर्म्स कट जाती हैं। जैसे ही गोलम रोर करता है, जिनोस उस पर अगेन लीप करता है और फुल स्ट्रेंथ से उसकी चेस्ट पर अटैक करता है, जिससे एस्टन जो गोलम के इनसाइड ट्रैप्ड है सामने आ जाता है। जिनोस एस्टन से कहता है कि अब एंड है और फिर विदाउट एनी हेजिटेशन उसे कट कर डालता है। गाइड ये देखकर शॉक्ड होता है क्योंकि उसने जिनोस से इतनी रूथलेसनेस की होप नहीं की थी, लेकिन वो ये भी अंडरस्टैंड करता है कि वो शायद इस बैड बिहेवियर का रिवेंज लेना चाहता है। वो निराश होकर वहां से लीव करने का डिसीजन करता है, लेकिन तभी उसे कुछ स्ट्रेंज सा शो होता है। जिनोस ने सिर्फ एस्टन को कट कर रहा है बल्कि उसे ठीक भी कर रहा है। वो एस्टन के बॉडी के उन पार्ट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है जो मैजिकल स्टोन से कनेक्टेड हैं और फिर उन्हें तुरंत रिवाइव कर देता है, जिससे वो एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में चेंज हो जाता है। ये रियली टायरिंग है, लेकिन जिनोस कंटिन्यूअसली ऐसा करता रहता है और गाइड ये देखकर स्टंट रह जाता है। उसे बिलीव नहीं हो रहा कि हंड्रेड्स ऑफ पीपल को ठीक करने के बाद भी जिनोस में इतनी एनर्जी और एक्यूरेसी बची हुई है। वो स्टिल ये अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा कि उसके जैसा स्किल्ड कोई और भी हो सकता है और अपनी स्ट्रैटेजी पर रिकंसिडर करने लगता है। इस बीच जिनोस एस्टन से कहता है कि अगर वो यहीं डाई हो जाए तो वर्ल्ड के लिए बेटर होगा, लेकिन वो ऐसा हैपन नहीं होने दे सकता क्योंकि किसी को तो स्लम्स को हुए डैमेज और नाइट लॉन्ग लोगों का ट्रीटमेंट करने की उसकी फीस चुकानी होगी। इसलिए वो एस्टन और उसके एसोसिएट से मनी एक्सट्रैक्ट करने के लिए उसे अलाइव रखेगा। सेकेंड रीजन ये है कि एस्टन ने फर्स्ट में भी उस पर 2 बिग फेवर्स किए थे। फर्स्ट उसे स्ट्रीट से रिमूव करना था और सेकेंड उसे सेवरेंस पे के रूप में एक गोल्डन कॉइन देना था,
जिससे उसे लिली को फ्री करने में हेल्प मिली और इस डिसीजन ने उसकी लाइफ चेंज कर दी। जिनोस फर्दर कहता है कि लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि वो एक हीलर है और अपनी सुपरविजन में किसी को डाई नहीं दे सकता। इसके साथ ही वो एस्टन के हार्ट में लगे मैजिकल स्टोन पर फुल स्ट्रेंथ से अटैक करता है और उसे क्रश कर देता है। सून एस्टन मैजिकल स्टोन से कंप्लीटली फ्री हो जाता है और घुटनों के बल बैठकर एक्सेप्ट करता है कि जिनोस इतना वंडरफुल है कि उसे वॉमिट आने लगती है। उसने उसे फर्स्ट डेमी ह्यूमन गर्ल्स का साथ देते देखा था और अब उसे रियलाइज होता है कि वो उनकी टीम के साथ भी यही कर रहा था। वो ग्राउंड पर फॉल हो पड़ता है और जिनोस से अपॉलॉजी मांगता है, ऑल्दो वो इसके वर्दी नहीं है। जिनोस उसे गेटअप होने के लिए कहता है और एस्टन कहता है कि जब तक उसे फॉरगिवन नहीं कर दिया जाता वो नहीं गेटअप होगा। लेकिन जिनोस उसे हरी करने के लिए कहता है क्योंकि उसे उसके फेस पर पंच मारना है। एस्टन स्टन्ड रह जाता है, लेकिन तभी जिनोस अपनी लास्ट स्ट्रेंथ लगा के उसके पंच का इम्पैक्ट 10 गुना बढ़ा देता है। वो बैकवर्ड्स वॉक करने लगता है, लेकिन जिनोस स्कैरी स्माइल के साथ कहता है कि उसने उसे फर्स्ट इसलिए नहीं डाइने दिया क्योंकि वो उसके फेस पर पंच नहीं मार सका। ऐसा कहते हुए वो एस्टन को लाउडली पंच मारता है और उसे नीचे गिरा देता है। कुछ मिनट्स बाद एस्टन को कॉन्शियसनेस आता है और वो क्रिस को अपने नियर बाई खड़ा पाता है। वो उसे पूछता है कि जिनोस वेयर है, तो वो आंसर देती है कि वे में उससे मेट हुई थी और उसने सारी बातें बता दी थी। वो कहती है कि ये एक मिरेकल है कि इस इंसिडेंट में किसी को हर्ट नहीं हुई है और एस्टन को लाइफ टाइम जिनोस का इंडेटेड रहना होगा। फिर वो उसे मैनी क्राइम्स के लिए अरेस्ट करती है और उसमें पब्लिक इंडिसेंसी भी ऐड कर देती है। तभी एस्टन को रियलाइज होता है कि वो अपने बर्थडे सूट में बैठा है। क्रिस उसे जिनोस का एक मैसेज देता है जिसने उसकी स्वॉर्ड इसलिए ली थी ताकि वो उसे सेल करके डैमेज की भरपाई कर सके। एस्टन को रियलाइज होता है कि अब उसके पास एक्चुअली कुछ भी नहीं बचा है, हेयर तक ही उसके क्लोथ्स भी नहीं। हावेवर जिनोस ने उसके लिए एक फेयरवेल गिफ्ट छोड़ा है और वो एक गोल्डन कॉइन है, एग्जैक्टली उसकी सेवरेंस पे की तरह। क्रिस कहता है कि जिनोस उसे फिर कभी नहीं देखना चाहता और ये सुनकर एस्टन चिल्ड्रन की तरह क्राई करने लगता है। इस बीच जिनोस घर की ओर स्लोली वॉक कर रहा है, लेकिन वे में उसकी मीटिंग डेमी ह्यूमन गर्ल्स से होती है और वो उसका अकंपनी करती है, भले ही वो उन्हें बताता है कि वो ओके है। सून वे उसके होम रीच हो जाती हैं और लिली इमीडिएटली जिनोस के भलकम में उसके लिए कप टी बनाती है क्योंकि उसे श्योर था कि वो विदाउट एनी हार्म होम रिटर्न हो जाएगा। कुछ देर बाद क्रिस जिनोस से मीट करने आता है और उसे गोलम इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताता है। वो कहती है कि उन्हें कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला है, लेकिन उनका बिलीव है कि गोलम के बिहाइंड गाइड नाम का ही पर्सन था। जिनोस स्वेर खाता है कि वो एक डे गाइड को फाइंड कर लेगा और उससे सारा रिमेनिंग इंटरेस्ट समेत कलेक्ट कर लेगा, लेकिन क्रिस कहता है कि यह डिफिकल्ट होगा। गाइड ने कोई ट्रेस नहीं छोड़ा और जिस बिल्डिंग में उसकी मीटिंग एस्टान से हुई थी उसे नाइट्स के मीट होने से पहले ही क्लीन कर दिया गया था और अबैंडन कर दिया गया था। जूफिया कहती है कि उसने भी इस मैटर में थोड़ी सर्चिंग की और फाउंड किया कि गाइड रिसेंटली अंडरग्राउंड गिल्ड में ज्वाइन हुआ है और वो ऑफन अलोन ही वर्क करता है। लिंगा ने भी सिमिलर स्टोरीज सुनी है और लो का कहना है कि अंडरग्राउंड गिल्ड में अदर्स के वर्क्स में इंटरफेयर ना करना कॉमन बात है। उसका बिलीव है कि गिल्ड के पीपल से इंटरोगेट करने पर भी उन्हें ज्यादा कुछ नहीं मिलता। क्रिस कहता है कि उन्होंने गाइड को वांटेड लिस्ट में पुट कर दिया है और नाइट्स उसकी सर्च में है, लेकिन जिस तरह से उसने अपनी प्रेजेंस को इतनी परफेक्टली इरेज कर दिया है उसे देखते हुए प्रोबेबली उन्हें कुछ भी न मिले। हाउएवर 3 गर्ल्स बॉसेस को लगता है कि गाइड सून हाइडिंग प्लेस से बाहर आ जाएगा और तब उससे डील करना वेरी डिफिकल्ट होगा। क्रिस उन्हें रैंडमली स्पेक्यूलेट करना स्टॉप करने के लिए कहता है क्योंकि थिंग्स ऐसे नहीं वर्क करती और वे उसे हिपोक्रेट कहते हैं क्योंकि वो भी बस गेसिंग कर रही है। क्रिस कहती है कि उसके पास एक थियरी पर स्पेक्यूलेट करने के लिए नेसेसरी एक्सपीरियंस और इन्फॉर्मेशन है जो गेसिंग से डिफरेंट है। जिनोस गर्ल्स से कहता है कि ये गुड बात है कि वे सिविलाइज पीपल की तरह आर्ग्यू कर रही हैं, लेकिन वो उनसे कहता है कि जब वे टॉक करें तो एटलीस्ट एक दूसरे का फेस करें क्योंकि ये उसके लिए अनकंफर्टेबल हो रहा है। क्रिस कहती है कि वो एक रिस्पेक्टेड रॉयल वॉरियर है और 3 गैंग लीडर्स के साथ एक टेबल शेयर नहीं कर सकती और डेमी ह्यूमन गर्ल्स उससे कहती हैं कि वे भी उसे नहीं चाहती। जिनोस उनकी नॉनसेंस सुनने के मूड में नहीं है, इसलिए वो उन्हें क्लिनिक से आउटसाइड पुश कर देता है क्योंकि वो आज रेस्ट करना चाहता है। फिर वो रेस्ट करने के लिए कुछ बुक्स रीड करने बैठ जाता है और लिली वरी से उसके पास आती है। वो कहती है कि गोलम के अटैक के बाद से वो बहुत टायर्ड लग रहा है और उसने कुछ ऐसा सोचा है जिससे उसे रिलैक्स मिल सके। वो कहती है कि उन दोनों को टुगेदर किसी हॉट स्प्रिंग पर गो करना चाहिए, लेकिन जैसे ही वो ये कहने वाली होती है जोफिया सडनली आ जाती है और लिली को शॉक कर देती है। जोफिया कहती है कि उसके पास जिनोस के लिए एक गुड आइडिया है और कहती है कि चूंकि गोलम वाली इंसिडेंट स्टिल उसके माइंड पर हैवी पड़ रही है इसलिए उन्हें किसी हॉट स्प्रिंग पर गो करना चाहिए। जिनोस को यह आइडिया पसंद आता है, लेकिन लिली इस पर अपसेट हो जाती है क्योंकि अब उसे इस आइडिया का कोई क्रेडिट नहीं मिलने वाला।
जोफिया ये कहकर लीव हो जाती है और तभी लिंगा वहां कुछ फाइंड करता हुआ आता है। वो भी गोलम के अटैक के बारे में सेम स्टोरी सुनाती है जो सभी पर हैवी पड़ रहा है और फिर सजेस्ट करती है कि उन्हें हॉट स्प्रिंग्स पर गो करना चाहिए। जीनोस उसे बताता है कि ये एक गुड आइडिया है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे बता पाता कि उसने जोफिया के साथ डील कर लिया है, लिंगा ये कहते हुए उसके होम से निकल जाता है कि अब वो उसके साथ कम कर रहा है क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था। लिली और भी ज्यादा अपसेट हो जाती है और तभी लो भी वहां आ जाता है। इस टाइम जीनोस उससे एग्रेसिवली पूछता है कि क्या वो भी उसे हॉट स्प्रिंग्स में इनवाइट करने आई है, और वो शाइली पूछती है कि उससे ये हाउ पता चला। वो कहती है कि अगर वे एक ही बात थिंक करते हैं तो श्योरली वे सोलमेट्स होंगे, लेकिन जीनोस उसे बताता है कि उसके रियल सोलमेट्स लिंगा और जोफिया हैं क्योंकि उनके आइडिया सेम थे। सून क्रिस भी वहां रीच हो जाती है और जीनोस को पता चलता है कि वो भी हॉट स्प्रिंग्स पर गो करना चाहती है, और अनॉयंस में वो उससे कहता है कि ये एक गुड आइडिया है। ये सब देखकर लिली बहुत सैड होती है और साइलेंटली सैड होकर जीनोस सोचता है कि गर्ल्स को हॉट स्प्रिंग्स से इतना अटैचमेंट वाई है। वो लिली से पूछता है कि वो फर्स्ट क्या कह रही थी, तो वो यल करके कहती है कि कोई स्पेशल बात नहीं थी। तभी कार्मिला भी वहां रीच हो जाती है और लिली को टीज करते हुए कहती है कि वो अपने सभी राइवल से लूज हो गई है। फिर वो जीनोस से कहती है कि वो ईयर से हॉट स्प्रिंग्स पर नहीं गई है, इसलिए वो भी उनके साथ गो करेगी। इसके इमीडिएटली बाद जीनोस हॉट वाटर में बात लेने के लिए हॉट स्प्रिंग्स पर गो कर जाता है। उसे लगता है कि एक काम और पीसफुल लाइफ जीने के लिए अंडरग्राउंड हीलर बनने की उसकी ओरिजिनल प्लानिंग अब उसकी रीच से बहुत फार है क्योंकि कंडीशंस फर्स्ट ही अनकंट्रोलेबल हो चुकी हैं। हाउएवर उसे ऐसे मोमेंट्स पसंद है जब वो अकेले में पीस पा सके, लेकिन उसे पता नहीं कि ये मोमेंट ज्यादा लॉन्ग टाइम तक नहीं लास्ट करने वाला। बाथटब का डोर सडनली ओपन होता है और जोफिया इनसाइड एंटर हो जाती है। जीनोस पैनिक कर जाता है और उसे बताता है कि ये मेंस बाथटब है, और जोफिया उसे बताती है कि उसने बाहर एक बोर्ड लगा दिया है जिस पर रिटन है कि बाथटब क्लीन किया जा रहा है, इसलिए कोई भी उनके साथ न गो करे। वो वाटर में एंटर होती है और जीनोस से कहती है कि वो उसे और भी एग्रेसिवली डेकोरेट करना चाहती है, लेकिन वो जानती है कि ये राइट आइडिया नहीं है। वो उसे बताने लगती है कि उससे मेट होने के बाद वो हाउ चेंज हो गई है और कॉन्वर्सेशन में उसका टेंशन डाइवर्ट करने की ट्राई करते हुए उसके क्लोज आती रहती है। लेकिन जीनोस ये देख लेता है और जोफिया एग्रेसिव होने का डिसाइड करती है। जैसे ही वो जीनोस के क्लोज जाने के लिए उससे स्ट्रगल करती है, लिंगा भी वहां आ जाती है और जीनोस पर लीव कर पड़ती है और कहती है कि उसे बहुत डिजी फील हो रहा है। हाउएवर जोफिया ही उसे होल्ड कर लेती है और दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। सडनली लो वाटर से बाहर आती है और जीनोस को बताती है कि वो यहाँ लॉन्ग टाइम से उसका वेट कर रही थी। लिंगा और जोफिया उस पर अटैक करते हैं और जब वे तीनों फाइट कर रहे होते हैं तो जीनोस बैक टर्न कर जाता है क्योंकि वो थोड़ी पीस चाहता है। तभी क्रिस रूम में एंटर हो जाती है और उन डेमी ह्यूमन गर्ल्स पर यल करने लगती है कि वो शेमलेस हो रही हैं क्योंकि ये मेंस बाथरूम है। गर्ल्स उससे कहती हैं कि वो ऐसा बिहेव करना स्टॉप करे जैसे वो जीनोस के लिए भी यहाँ नहीं है, और फोर आपस में फाइट करने लगते हैं। फाइनली जीनोस इतना एंग्री हो जाता है कि उन्हें चेज अवे कर देता है और वे वुमेन्स बाथरूम में गो कर जाती हैं। कोइंसिडेंटली यूमिन नाम की एक हीलर भी वहां प्रेजेंट थी क्योंकि वो किसी वर्क से सिटी में आई थी। वो डिफरेंट स्पीशीज की गर्ल्स को टुगेदर रोम करते देखकर शॉक रह जाती है और फिर उसे पता चलता है कि उनके ग्रुप में एक एल्फ और एक फैंटम भी है। यूमिन कार्मिला को देखते ही उसे चेज अवे करने की ट्राई करती है, लेकिन कार्मिला वॉल क्रॉस करके मेंस बाथ हाउस में एंटर होकर जीनोस को डिस्टर्ब करने लगती है। इसके इमीडिएटली बाद सभी लोग नाइट डिनर के लिए गैदर होते हैं, लेकिन सबके साथ सिट होने की डिजायर के बावजूद क्रिस अपने ईगो के आगे हार जाता है और एक सेपरेट टेबल पर सिट हो जाता है। लेटर जीनोस लिली को स्लीप करा देता है और कार्मिला के साथ ड्रिंक्स लेने गो कर जाता है। वो स्टिल टायर्ड लग रहा है, सो वो उससे पूछती है कि क्या डिनर एंजॉयबल नहीं था, तो वो आंसर देता है कि स्टार्ट में तो गुड था, लेकिन फिर गर्ल्स ने ड्रिंकिंग कंपटीशन स्टार्ट कर दिया जिसमें विनिंग वाली को उसकी लैप में सिट होने का चांस मिलेगा। इन द एंड वे सभी अनकॉन्शियस हो जाते हैं और जीनोस को उन्हें उनके रूम्स में कैरी करना पड़ता है। कार्मिला लाफ करते हुए उससे कहती है कि जब तक ये मोमेंट्स लास्ट कर रहे हैं इसका एंजॉय करो क्योंकि सून तुम्हें किसी कॉम्प्लिकेटेड मैटर में ड्रैग कर लिया जाएगा। जीनोस उसे कहता है कि वो उसे जिंक्स न करे और फिर उससे पूछता है कि वो यहाँ हाउ आई क्योंकि उसे सन से एलर्जी है। कार्मिला बताती है कि वो उन थिंग्स पर ऑक्यूपाई कर सकती है जिनसे उसका अटैचमेंट है, और दिन में उसके पास एक ओल्ड स्टिक था जिसे लिली यहाँ कैरी करती थी। जीनोस उससे पूछता है कि क्या वो स्टिक उसके अलाइव रहते हुए उसका था। वो नो करना चाहता है कि वो अलाइव रहते हुए क्या करती थी, लेकिन एज ऑलवेज वो अपने पास्ट के बारे में टॉक करने से रिफ्यूज कर देती है और उसके लिए कुछ बेवरेजेस पोर कर देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग किचन में हुए एक एक्सप्लोजन से सब अवेक हो जाते हैं और यूमिन सबसे फर्स्ट रिस्पॉन्ड करती है। वो किचन में जाती है जहां वो देखती है कि ओनर ग्राउंड पर फॉल हो गए हैं, उनके बॉडी पर फायर स्टोन्स के बर्स्ट होने से सीरियस बर्न्स हो रहे हैं। वो इमीडिएटली उन्हें फर्स्ट एड देना स्टार्ट करती है और ओनर की वाइफ से कहती है कि उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल कैरी करना होगा और उसके आफ्टर भी इट इज़ पॉसिबल कि वो फिर कभी अपना आर्म यूज ना कर पाए। तभी जीनोस आता है और यूमिन उससे हेल्प मांगती है इफ उसकी रिक्वायरमेंट हो। जेनोस यूमिन को वहीं रुकने के लिए कहता है क्योंकि वो उसे नियर बाई अस्पताल ले जाएगा जहां कुछ एडवांस्ड ट्रीटमेंट पद्धतियां हैं। जेनोस ने पहले कभी ऐसी चीजों के बारे में नहीं सुना था और वो उनके बारे में जानने के लिए क्यूरियस है, लेकिन वो कहता है कि इस आदमी को ऐसी इंजरीज के लिए अस्पताल ले जाने की नीड नहीं है।
वो ये कहते हुए चला जाता है कि उसकी सवारी आ चुकी है, लेकिन जाने से पहले वो उस आदमी को फ्री में ठीक कर देता है क्योंकि उसे उसका बनाया खाना बहुत टेस्टी लगा था। ह्यूमन बहुत डिसअपॉइंटेड होता है ये सोचकर कि जेनोस ने एक इंजर्ड आदमी को छोड़ दिया, लेकिन तभी अचानक सराय का ओनर उठकर पूछता है कि उसे क्या हुआ। वो बिल्कुल ठीक है और ह्यूमन ये जानकर अपना कंट्रोल खो बैठती है कि जेनोस इतनी गंभीर चोट का तुरंत क्योर करने वाले सबसे बेहतरीन डॉक्टर्स में से एक होगा। इसलिए रॉयल अस्पताल लौटकर ह्यूमन अपने बॉस को इंसिडेंट के बारे में सब कुछ बताती है। उसका बॉस कहता है कि अगर जेनोस इतना स्किल्ड है तो कंट्री उसे जरूर सैलरी पर रखना चाहेगा, लेकिन उसे लगता है कि उसके पास उसे ढूंढने के लिए इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं है। वो कहता है कि चूंकि जेनोस ने एक पर्सन को ठीक किया और फिर बिना पैसे मांगे चला गया तो वो एक गुड इंसान होगा और वे उसे अकेला छोड़ सकते हैं। हालांकि जब ह्यूमन कहती है कि उसने ब्लैक ओवरकोट पहना हुआ था तो उसके बॉस को अचानक क्यूरियोसिटी होती है और वो खुद जेनोस को ढूंढने का फैसला करता है। ह्यूमन उससे पूछता है कि उसने अपना मन क्यों बदला और वो जवाब देता है कि वो उसके जैसे किसी और स्पेशलाइज्ड चिकित्सक से मिलना चाहता है। कुछ दिनों बाद जोफिया का भाई एक अनकॉन्शियस आदमी को लेकर जेनोस के पास आता है जो ह्यूमन का बॉस निकलता है। छिपकली वाला जेनोस को बताता है कि उसने उस आदमी को स्लम्स में बहुत खून खांसते हुए अनकॉन्शियस पाया था और वो उसे तुरंत यहाँ ले आया। जेनोस उस आदमी को टेबल पर लिटाता है और उसके बॉडी की संभावित बीमारियों की जांच शुरू करता है। अचानक उसे पता चलता है कि उसके लंग्स खराब हैं क्योंकि उसे रेड लंग्स नामक बीमारी है। वो लिली और छिपकली वाले आदमी से दूर रहने को कहता है क्योंकि उनके पेशेंट को एक ऐसी बीमारी है जो इबोला से भी ज्यादा डेडली और कोविड से भी ज्यादा कंटेजियस है। हालांकि उसे तुरंत अपने डायग्नोसिस पर डाउट होता है क्योंकि कुछ साल पहले एक क्योर के जरिए रेड लंग्स की बीमारी का इरेडिकेशन हो गया था। जब वो दूसरे ऑप्शंस के बारे में सोच रहा था तो वो आदमी अचानक उठता है और जेनोस से कहता है कि वो बीमारियों का डायग्नोस करने में वाकई एक्सपर्ट है। वो खुद को रॉयल अस्पताल के एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर एर्नाडो के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। जेनोस उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। तभी ह्यूमन दौड़ती हुई अस्पताल आती है। वो एर्नाडो के बारे में बहुत वरीड है जिसने जेनोस को ढूंढने के लिए डेलिबरेटली खुद को बीमार कर लिया था। वो जेनोस से पूछती है कि क्या उसे सचमुच रेड लंग्स की बीमारी है और जब एर्नाडो खून की खांसी करता है तो वो बताता है कि उसने एक ऐसी मेडिसिन ली थी जो केवल बीमारी के सिम्टम्स की मिमिक करती है। फिर वो एक एंटीडोट लेता है जिससे वो जल्दी ठीक हो जाएगा और जेनोस पूछता है कि उसे ऐसी मेडिसिन कहाँ से मिली। एर्नाडो से बताता है कि जब वो रेड लंग्स की बीमारी का क्योर ढूंढ रहा था तब उसने ये मेडिसिन खुद बनाई थी। जेनोस को आखिरकार एहसास होता है कि एर्नाडो एक बिग नेम है और ह्यूमन अपने बॉस के पीछे पड़ जाती है क्योंकि वो बताती है कि उसने कई डेंजरस बीमारियों का क्योर खोज लिया है और इसी वजह से उसे एक बेहतरीन चिकित्सक का टाइटल मिला है। एर्नाडो बस हंसता है और कहता है कि जब उसने ब्लैक ओवरकोट वाले एक स्किल्ड भूमिगत चिकित्सक के बारे में सुना तो वो जेनोस को देखने के लिए क्यूरियस हो गया था, लेकिन वो पर्सन नहीं था जिसकी उसे तलाश थी। जेनोस उसे बताता है कि वो ओवरकोट असल में उसके मास्टर का था, लेकिन उसे उसका नाम कभी नहीं पता चला। एर्नाडो की इंट्यूशन उसे बताती है कि जेनोस उस आदमी का स्टूडेंट है जिसे वो ढूंढ रहा है और वो उसे रॉयल अस्पताल में काम करने के लिए कहता है क्योंकि उनके पास एक कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। तभी कार्मिला द्वारा आपात स्थिति का आभास होने पर रेड फ्लैग फहराने के कारण 3 अर्धमानव लड़कियां वहां पहुंच जाती हैं। अगर एर्नाडो और ह्यूमन जेनोस को ले जाने की कोशिश करेंगे तो वे उन्हें पीटने के लिए रेडी हैं और एर्नाडो अपना अप्रोच बदलने का फैसला करता है। वो जेनोस से कहता है कि वो उसे टेम्पररी नौकरी पर रखने के लिए एक ऑफिशियल सर्च करेगा और जेनोस को ये बैड आइडिया नहीं लगता। लड़कियां इससे खुश नहीं हैं, लेकिन जेनोस कहता है कि अब जब उसकी पोल खुल गई है तो उसे कुछ बेहतरीन डॉक्टर्स की नीड है और उससे भी ज्यादा जरूरी बात, उसे याद है कि रेड लंग्स की बीमारी की मेडिसिन पहले स्लम्स में फ्री में बांटी जाती थी, तो वो उसका डेट चुकाना चाहता है। इसके अलावा ऐसा लगता है कि एर्नाडो उसके टीचर को जानता है और जेनोस उसके बारे में और जानना चाहती है, इसलिए वो उसके साथ रॉयल अस्पताल में काम करने के लिए अग्री कर जाती है। इसके तुरंत बाद जेनोस एर्न और ह्यूमन के साथ रॉयल अस्पताल पहुंचता है और वहां का साइज देखकर स्टन रह जाता है। वो कहता है कि ये उसकी पसंद के हिसाब से बहुत बड़ा और ब्राइट है और पूछता है कि क्या उनके पास कोई डार्क और शेडी रूम नहीं है क्योंकि उसे वहीं सबसे ज्यादा कंफर्ट मिलता है। ह्यूमन को उसका एटमॉस्फेयर पसंद नहीं आता, लेकिन एर्न उससे कहता है कि किसी और बात पर डिस्कस करने से पहले उन्हें उसके ऑफिस जाना चाहिए। ऑफिस डार्क, शेडी और खराब मैनेजमेंट वाला निकलता है जिससे जेनोस को होम जैसा फील होता है और फिर एर्न काम पर लग जाता है। वो जेनोस को बताता है कि उसने उसे कुछ मिसिंग पर्संस की इन्वेस्टिगेशन के लिए रखा है। जेनोस कहता है कि ये उसकी एक्सपर्टीज नहीं है, लेकिन एर्न उसे बताता है कि उसे बस कुछ क्वेश्चंस पूछने के लिए इधर उधर जाना है। चूंकि वहाँ यहाँ एक स्पेशल रिसर्च स्टूडेंट के रूप में एंट्री मिली है, इसलिए वो सभी टाइप्स के इवेंट्स में प्रॉपर रिकमेंडेशंस के साथ पार्टिसिपेट कर सकता है जो नॉर्मल स्टूडेंट्स नहीं कर सकते। हालांकि जेनोस समझता है कि इससे इंटेलिजेंस इकट्ठा करना ईजी हो जाएगा, लेकिन उसे वरी है कि कोई उसकी असली आइडेंटिटी का पता लगा लेगा। एर्न के पास पहले से ही ऐसे मैटर्स के लिए कवर स्टोरी है और वो जेनोस से कहता है कि उसे बस एक स्किल्ड डॉक्टर का एक्ट करना है जो अब्रॉड से रिटर्न्ड है और चूंकि एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर उसका साथ दे रहा है इसलिए कोई भी उस पर डाउट नहीं करेगा। इसके बाद जेनोस हॉस्टल की तरफ जाता है और लिली द्वारा उसका वेलकम देखकर वो सरप्राइज्ड रह जाता है। वो पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है और ह्यूमन समझाती है कि फैमिली मेंबर्स को हॉस्टल में रहने की परमिशन है,
लिली प्राउडली कहती है कि वो जेनोस की वाइफ है, लेकिन यूमिन उसे याद दिलाता है कि ऑफिशियली वो उसकी छोटी बहन है। जेनोस लिली को यहाँ लाने के लिए पेपर वर्क करने के लिए यूमिन का थैंक्स करता है और वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो अकेले हो जाते हैं, लिली अपने पति का ध्यान पाने के लिए डेस्परेट वाइफ की तरह बिहेव करने लगती है और जेनोस पूछता है कि उसे ये सब किसने सिखाया। इसका स्ट्रेट आंसर है कार्मिला, जो उसके साथ रहने और कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करने आई है। जेनोस उसे वार्न करता है कि इतने सारे हीलर्स के साथ जैसे ही कोई उसे देखेगा वो घबरा जाएगी, लेकिन कार्मिला जवाब देती है कि उसे रिस्की लाइफ जीना पसंद है। दूसरे दिन जेनोस कैफेटेरिया में यूमिन के साथ ब्रेकफास्ट करता है, जहां वो उससे पूछता है कि वो हीलर लाइसेंस कैसे प्राप्त कर सकता है। वो उसे बताती है कि पहले उसे अपनी बेसिक एजुकेशन सुधारने के लिए किसी प्री स्कूल में एडमिशन लेना होगा और फिर कुछ सालों तक स्टडी करने के लिए किसी रजिस्टर्ड अस्पताल में एडमिशन लेना होगा। उसके बाद अगर वो एग्जामिनेशन पास कर लेता है तो वो लाइसेंस्ड हीलर बन सकता है। जेनोस ये सुनकर स्टन रह जाती है और कहती है कि लाइसेंस्ड हीलर्स वाकई अमेजिंग होते हैं। ह्यूमन ये देखकर सरप्राइज रह जाती है कि उसे अपनी एबिलिटीज का कितना अंदाजा नहीं है। वो समझाती है कि लाइसेंस मिलने के बाद हीलर्स रॉयल अस्पतालों में काम कर सकते हैं या एडवेंचरर्स बन सकते हैं। उनमें से कुछ सीधे मिलिट्री या एलीट क्लास के लिए काम शुरू कर देते हैं और जब किसी डॉक्टर को इनफ एक्सपीरियंस हो जाता है तो वे अपनी रैंक बढ़ाने के लिए एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जेनोस को सारी फॉर्मेलिटीज के बारे में सोचकर हेडेक होने लगता है और वो ह्यूमन से उस मिसिंग पर्सन के बारे में बताने के लिए कहता है जिसे उसे सबसे पहले ढूंढना है। वो बताती है कि मिसिंग पर्सन उसका सीनियर आफरिद है, जो एक एडवांस डॉक्टर है और उस लेबोरेटरी का वाइस हेड है जहां वो काम करती है। वो आफरिद की प्रेज करती रहती है और कहती है कि वो वाकई काइंड और इंटेलिजेंट है और उसने एरन के साथ मिलकर कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन डेवलप करने में अहम भूमिका निभाई है। जेनोस पूछता है कि उसके पास कोई क्लू है। इससे पहले कि वो उसे कुछ बताती थी, एक रेप्यूटेड ओल्ड पर्सन की लीडरशिप में डॉक्टर्स का एक ग्रुप हॉल में एंटर करता है। जेनोस उससे उस आदमी के बारे में पूछता है और वो उसे बताती है कि वो प्रोफेसर गोल्डन है, अस्पताल का वाइस डायरेक्टर और क्लास 7 का एडवांस्ड हीलर। जेनोस को क्लास 7 का मतलब जानने की क्यूरियोसिटी होती है और यूमिन उसे समझाती है कि बिगिनर्स, इंटरमीडिएट्स और एडवांस्ड हीलर्स 7 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। क्लास 7 एडवांस्ड हीलर आमतौर पर मिलने वाला हाईएस्ट पोस्ट होता है और उसके बाद उन्हें हाई क्लास हीलर के रूप में प्रमोटेड किया जाता है। जेनोस इम्प्रेस्ड होता है और यूमिन उसे बताती है कि चूंकि अस्पताल डायरेक्टर रेगुलरली वर्क करने के लिए बहुत ओल्ड है, इसलिए गोल्डन के पास यहाँ सबसे ज्यादा अथॉरिटी है। हालांकि उनके चार्ज संभालने के बाद से कंडीशंस बहुत बदल गए हैं और अब केवल रिच कस्टमर्स को ही प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल रहा है। वो आगे कहती है कि गोल्डन अपने ट्रीटमेंट स्किल्स पर काम करने के बजाय अपने पॉलिटिकल करियर को बेहतर बनाने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। वो कहती है कि कुछ रूमर्स के अनुसार वो 7th क्लास में इसलिए पहुंचा क्योंकि उसके बड़े रिच लोगों से गुड रिलेशंस थे और जेनोस उससे दूर रहने का फैसला करता है। हालांकि यूमिन उसे बताता है कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि गोल्डन एफ्रिड के मामले में सस्पेक्ट्स में से एक है। वो अपनी पोजीशन को और मजबूत करने के लिए टैलेंटेड डॉक्टर्स को अपने अधीन कर रहा था और उसने एमिटन से एफ्रिड को कुछ समय के लिए बोरो देने के लिए कहा था। चूंकि गोल्डन ने उसके रिसर्च का एक्सपेंडिचर उठाया था, एमिटन को उसका फेवर चुकाना पड़ा और एफ्रिड भी अपने रिज्यूमे में डाइवर्सिटी लाना चाहता था। हालांकि गोल्डन के साथ काम करने के 1 मंथ के बाद एफ्रिड डिसअपियर्ड हो गया और गोल्डन ने कहा कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। जेनोस ये बात समझता है, लेकिन वो जानना चाहता है कि वो गोल्डन के क्लोज कैसे पहुंच सकता है। यूमिन उसे बताती है कि जैसे जैसे वो डिफरेंट फील्ड्स में ब्रिलियंट परफॉर्मेंस करता रहेगा, गोल्डन सबसे पहले उससे कांटेक्ट करेगी। जेनोस को ऐसा पॉसिबल नहीं लगता क्योंकि वो अभी भी खुद को अंडर एस्टिमेट करता है। लेकिन इससे पहले कि यूमिन अपनी कंफ्यूजन दूर कर पाती, क्रेसेंट नाम का एक लाल बालों वाला बुली वहां आता है और बिना किसी कारण के उससे रूड बातें करने लगता है। जाते समय जेनोस पूछती है कि उस बुली का क्या मामला है और यूमिन बताती है कि वो उसका क्लासमेट हुआ करता था, लेकिन गोल्डन के ग्रुप द्वारा उसकी स्पाइंग करने के बाद वो बहुत एरोगेंट हो गया है। खैर, जेनोस अपनी क्लासेस में जाने का फैसला करता है और रास्ते में वो सोचता है कि कैसे उसके मास्टर ने उसे और उसके एक फ्रेंड को स्किल्ड डॉक्टर्स बनना सिखाया था, जो न केवल इंजरीज को ठीक करते हैं बल्कि पूरी वर्ल्ड को ठीक करते हैं। जैसे ही लेक्चर शुरू होता है और प्रोफेसर छात्रों को अनडेड मॉन्स्टर्स के बारे में पढ़ाना शुरू करते हैं, वो अपनी पुरानी यादों से बाहर आ जाता है। जेनोस अपने एडवेंचर के डेज के कारण इस सब्जेक्ट के बारे में पहले से ही काफी कुछ जानता है, लेकिन वो अस्पताल में इस्तेमाल की जाने वाली सिस्टमैटिक मेथड से इम्प्रेस्ड होता है। इसके बाद प्रोफेसर व्रेथ्स के बारे में बात करना शुरू करते हैं, जो हाईएस्ट लेवल के अनडेड मॉन्स्टर्स हैं। वे कहते हैं कि उनके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि वो रेयर हैं और इसके अलावा उन्हें चैलेंज देने वाले ज्यादातर टीम्स खत्म हो चुके हैं। वे बताते हैं कि अगर किसी को व्रेथ मिल जाए तो उसे रनअवे हो जाना चाहिए और अगर वो टॉक कर सकता है तो वो और भी डेंजरस है। ये बात जेनोस के लिए एक शॉक के रूप में आती है क्योंकि उसकी रूममेट एक फैंटम है और वो किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचने के लिए उसके बारे में किसी को नहीं बताने का फैसला करता है। फिर प्रोफेसर पूछता है कि किसी को अनडेड मॉन्स्टर्स से फाइट करने का कोई एक्सपीरियंस है, तो लाल बालों वाला क्रेसेंट शेक ही बघारने लगता है कि उसने अपने करियर में 30 घोस्ट को हराया है। फिर वो जेनोस की ओर मुड़ता है और पूछता है कि क्या उसने कभी घोस्ट से फाइट की है
और जेनोस बिना ज्यादा जोर दिया अटेंशन अट्रैक्ट करने का फैसला करता है। हालांकि उसने एक साथ लगभग 50 घोस्ट को हराया था, फिर भी वो क्रेसेंट की स्टोरी से मैच करने की कोशिश करता है और कहता है कि वो एक साथ लगभग 30 घोस्ट को हरा सकता है। ये सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं और प्रोफेसर उससे डिटेल्स बताने को कहते हैं। जेनोस कहता है कि अगर वो अंडरग्राउंड डंजन में जाएं तो उन्हें मॉस्किटो से ज्यादा घोस्ट मिलेंगे और उनसे डील करने का सबसे फास्ट तरीका है कि उन सभी पर हीलिंग स्पेल डाला जाए। इससे प्रोफेसर और भी ज्यादा सरप्राइज्ड हो जाता है क्योंकि गोल्ड रैंक एडवेंचरर्स भी डंजन में जाने से डरते हैं, लेकिन जेनोस ऐसे पेश आता है जैसे कोई बिग डील ही ना हो। हालांकि क्रेसेंट इससे बहुत जेलस होता है और वो उससे स्कोर बराबर करने के लिए नेक्स्ट लेक्चर तक जेनोस के पीछे पीछे चलता है। लेक्चर में हीलिंग सर्कल्स के बारे में बताया गया था, लेकिन जेनोस को ये यूजलेस लगता है क्योंकि वो सर्कल बनाने से पहले ही अपने पेशेंट्स को ठीक कर सकता है। लेक्चर के एंड में प्रोफेसर वॉलंटियर्स को कॉल करते हैं और क्रेसेंट खड़ा होकर अपनी आर्ट का शो करता है। प्रोफेसर को इम्प्रेस करने के बाद वो जेनोस को फिर से आगे खींच लाता है। जेनोस को सिर्फ एक मैजिकल सर्कल याद है जो उसके टीचर ने उसे सिखाया था और वो उसे बोर्ड पर बना देता है। क्रेसेंट हंसता है क्योंकि उसने पहले कभी ये सर्कल नहीं देखा था, लेकिन प्रोफेसर हैरान रह जाता है जब उसे पता चलता है कि ये हीलिंग सर्कल नहीं बल्कि रीजनरेशन सर्कल है। जेनोस उसे बताता है कि ये थोड़ा स्ट्रेंज है क्योंकि ये अचानक एक खोए हुए अंग को वापस ग्रो कर देता है। प्रोफेसर और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि कोई भी इंसान इस मैजिकल सर्कल को एक्टिवेट नहीं कर सकता क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा माना की नीड होती है, लेकिन जेनोस उसे दिखाता है कि ये कैसे किया जाता है। प्रोफेसर ये देखकर क्रेजी हो जाता है और जेनोस को अपनी लैब में रिक्रूट करने की कोशिश करता है। जब वो एक्सक्यूजेस बनाने की कोशिश करता है तो क्रेसेंट और भी ज्यादा जेलस हो जाता है। जल्द ही जेनोस के बारे में रूमर्स गोल्डन तक भी पहुंच जाती हैं, लेकिन वो उसे सीरियसली नहीं लेता क्योंकि वो सिर्फ एक स्पेशल रिसर्च स्टूडेंट है। तभी उसका एक सबऑर्डिनेट उसे बताता है कि लोकल ग्रेवयार्ड में देखे गए कुछ घोस्ट्स के बारे में। गोल्डन उनसे डील करने के लिए हीलर्स की एक टीम भेजने का ऑर्डर देता है, फिर उनसे जेनोस को भी टीम में शामिल करने के लिए कहता है ताकि ये देखा जा सके कि क्या वो सचमुच एक साथ 30 घोस्ट से फाइट कर सकता है। जल्द ही क्रेसेंट के लीडरशिप में हीलर्स की एक टीम ग्रेवयार्ड पहुंचती है, लेकिन उनमें से आधे भूतों को देखकर स्कैर्ड हो जाते हैं। वे पूरे मंत्र पढ़ते हैं और एक एक करके भूतों पर काबू पाते हैं, लेकिन जेनोस को लगता है कि वे वाकई इनएफिशिएंट हैं। यूमिन उसे बताता है कि बेशक वो ऐसा ही सोचेगा और इसी बीच सभी हीलर्स गिव अप कर देते हैं। वे एक जगह गैदर हो जाते हैं और भूत उनके चारों ओर गैदर हो जाते हैं, लेकिन जेनोस यही चाहता था और वो हाई हील स्पेल का यूज करके उन सभी को एक साथ हरा देता है। ये सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन क्रेसेंट जल्दी से क्रेडिट गटक जाता है जैसे गोल्डन की क्रीम गटक जाता है। वो सबको बताता है कि उसने भूतों को हरा दिया है और सब उसकी बात पर बिलीव कर लेते हैं। तब भी जब यूमिन उन्हें ये बताने की कोशिश करता है कि जेनोस ने भूतों को हरा दिया है, दूसरी तरफ जेनोस को इसकी जरा भी केयर नहीं होती और जब क्रेसेंट उसके मुंह पर चिल्लाता है कि वो कभी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, तब भी उसे जरा भी केयर नहीं होती। क्रेसेंट निराश होकर जाने लगता है, लेकिन जेनोस उसे बताता है कि मॉन्स्टर्स से उनका काम अभी पूरा नहीं हुआ है। जैसे ही वो ये कहता है, एक जोरदार एक्सप्लोजन से जमीन हिल जाती है और उसमें से एक विशालकाय ज़ॉम्बी किंग निकलता है। हीलर्स उससे स्कैर्ड हो जाते हैं, लेकिन वे तुरंत क्रेसेंट की ओर मुड़ते हैं और उससे कहते हैं कि उन्हें पूरा ट्रस्ट है कि वो उसे हरा सकता है। क्रेसेंट उन्हें ये नहीं बता पाता कि उसने पहले लाई बोला था और वो मदद के लिए यूमिन की ओर मुड़ता है, लेकिन यूमिन उसका मजाक उड़ाती है और कहती है कि वो अकेले ही मॉन्स्टर से लड़कर दिखाए कि गोल्डन फैक्शन के मेंबर्स कितने स्किल्ड हैं। फिर क्रेसेंट जेनोस की ओर मुड़ता है जो सचमुच सोचता है कि वो अकेले ही मॉन्स्टर से निपट सकता है, इसलिए वो भी कहता है कि वो इंटरफेयर नहीं करेगा। कोई चारा न होने पर क्रेसेंट फियर से कांपता हुआ ज़ॉम्बी की ओर दौड़ता है। वो उस पर एक तेज हीलिंग स्पेल का प्रयोग करता है, लेकिन इससे ज़ॉम्बी के बॉडी पर बस एक छोटा सा वुंड बनता है जो तुरंत ठीक हो जाता है। क्रेसेंट घबरा जाता है क्योंकि उसका सबसे पावरफुल स्पेल यूजलेस हो गया और फिर ज़ॉम्बी किंग उस पर अटैक करने लगता है। वो अटैक से बचने की पूरी कोशिश करता है और इससे जेनोस कंफ्यूज्ड हो जाता है। वो यूमिन से पूछता है कि क्रेसेंट काउंटर अटैक क्यों नहीं कर रहा है और वो उसे बताती है कि वो पहले लाई बोल रहा था जब उसने कहा था कि वो इससे डील कर सकता है। वो जेनोस से कहती है कि वो उसकी जल्द मदद न करे क्योंकि वो अपने बैड बिहेवियर के लिए पनिशमेंट पाने का डिजर्व्स करता है, लेकिन जेनोस को एहसास होता है कि यूमिन क्रेसेंट को पसंद करता है, लेकिन वो एक सुनरे प्रो मैक्स है जो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकती। तभी क्रेसेंट ज़ॉम्बी किंग के अटैक का विक्टिम हो जाता है जो उसे कसकर पकड़ लेता है और उसकी सारी बोन्स तोड़ देता है। जैसे ही वो खाया जाने वाला होता है, क्रेसेंट मदद की भीख मांगता है और जेनोस मेगा हील मामा के एक बेहद हाई लेवल स्किल का इस्तेमाल करता है, जिससे हवा में दर्जनों चमकीले रंग के हीलिंग और भर जाते हैं और विशालकाय मॉन्स्टर तुरंत वेपराइज्ड हो जाता है। इसके बाद क्रेसेंट और यूनिन फिर से आपस में झगड़ने लगते हैं, लेकिन जेनोस को लगता है कि अनडेड मॉन्स्टर्स ज्यादा ताकतवर अनडेड मॉन्स्टर्स की ओर अट्रैक्टेड होते हैं। आम लोग शायद सोचे कि भूत ज़ॉम्बी किंग की वजह से कब्रिस्तान में इकट्ठा हुए थे, लेकिन उसे एहसास होता है कि ज़ॉम्बी किंग खुद यहाँ इसलिए आया है क्योंकि सबसे ताकतवर अनडेड मॉन्स्टर कार्मिला इस समय अस्पताल में है।
जल्द ही जेनोस अपने हॉस्टल रूम में लौटता है जहां वो कार्मिला को इस थ्योरी के बारे में बताता है कि अनडेड मॉन्स्टर्स ज्यादा ताकतवर अनडेड मॉन्स्टर्स की ओर अट्रैक्टेड होते हैं। ये सुनकर वो प्राउड से भर जाती है और कहती है कि ऐसा इसलिए होगा क्योंकि उसका ऑरा और रिस्क पॉइंट इस वर्ल्ड से बाहर है और मॉन्स्टर्स मरने के बाद भी उसकी ओर आना स्टॉप नहीं कर सकते। फिर वो सीरियस हो जाती है और जेनोस से पूछती है कि क्या वो उसे दूर भेजने की प्लानिंग कर रहा है, और जेनोस जवाब देता है कि उसकी प्रेजेंस हर जगह प्रॉब्लम्स पैदा कर सकती है, इसलिए उसे अपने पास रखना ही उसके लिए बेटर होगा। लिली इमेजिन करने लगती है कि जेनोस भी उससे यही बात कह रहा है, जबकि कार्मिला स्टन रह जाती है क्योंकि जब से वो एक फैंटम बनी है तब से किसी ने भी उसे अपने साथ रहने के लिए नहीं कहा है। अगले दिन क्रेसेंट अपनी रिपोर्ट अपने सीनियर को देने जाता है, जिसने छात्रों से सुना है कि कैसे क्रेसेंट ने भूत भगाने के मिशन के दौरान सबको सेव किया था। सीनियर क्रेसेंट से कहता है कि उसने गुड जॉब किया, लेकिन चूंकि उसने सबको सेव किया इसका मतलब है कि जेनोस ने कुछ नहीं किया और वो प्रोफेसर गोल्ड्रिन के फैक्शन में शामिल होने के वर्दी नहीं है। सीनियर क्रेसेंट से कहता है कि वो जेनोस पर नजर रखे, लेकिन लगता है कि उस लाल बालों वाले बुली में जमीर की थोड़ी शॉर्टेज है। वो घबराहट में सीनियर के सामने सच सच कह देता है और मान लेता है कि जेनोस ने ही भूतों के झुंड और विशालकाय ज़ॉम्बी किंग को हराया था। यह कहकर वो ऑफिस से निकल जाता है और खुद को कोसता है कि उसने बिग डैडी गोल्डन का ध्यान खींचने का इतना शानदार मौका गंवा दिया, लेकिन उसे इस बात की भी खुशी है कि उसने जेनोस को उसकी जान बचाने के लिए उसका डेट चुका दिया। इसके तुरंत बाद अर्न जेनोस को बताता है कि गोल्डन लैब उसे ढूंढ रही है, जिसका मतलब है कि ज़ॉम्बी किंग को भगाने के उसके वीरतापूर्ण कारनामे उसे अंदर लाने के लिए काफी थे। जेनोस ये सुनकर हैरान रह जाता है क्योंकि उसे यकीन था कि क्रेसेंट सारा क्रेडिट खुद ले लेगा, लेकिन अर्न उसे बताता है कि अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। वो कहता है कि हालांकि उसने गोल्डन लैब का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है, लेकिन ये तो बस शुरुआत है और जब तक गोल्डन से उसका इंटरव्यू नहीं हो जाता वो इसे सक्सेसफुल नहीं कह सकता। जेनोस ये सुनकर पहले ही थक चुका था, लेकिन अर्न उसे बताता है कि गोल्डन इस समय रॉयल अस्पताल का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बिजी पर्सन है और वो किसी के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाता। जेनोस कहता है कि उसे उन लोगों से नफरत है जो खुद को बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं, लेकिन अर्न उसे बताता है कि गोल्डन के लिए अथॉरिटी और हायरार्की बहुत इंपॉर्टेंट है। जेनोस सोचता है कि इस मामले में अर्न को गोल्डन से बेटर होना चाहिए क्योंकि वो एक एक्सीलेंट चिकित्सक है, लेकिन अर्न जवाब देता है कि ऐसा हमेशा नहीं होता। पहली बात तो ये कि उसने मेडिसिन बनाकर एक विशिष्ट चिकित्सक की उपाधि प्राप्त की थी जो एक अच्छे चिकित्सक होने के समान नहीं है, और दूसरी बात गोल्डन का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। जेनोस इन सब बातों के बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहता, इसलिए वो पहले गोल्डन लैब जाने का फैसला करता है। पता चलता है कि गोल्डन खुद उस इंटरव्यू में मौजूद है और वो जेनोस से पूछता है कि वो क्या कर सकता है। जेनोस जवाब देता है कि वो सिर्फ ट्रीट कर सकता है और गोल्डन उसके जवाब से सेटिस्फाइड नहीं है। वो कहता है कि इस देश में चिकित्सकों का एक स्पेशल स्टेटस है और इस देश के हिस्ट्री पर उनका सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है। ये जेनोस के लिए अच्छी न्यूज़ है। फिर गोल्डन अनाउंस करता है कि वो जल्द ही शासक वर्ग में शामिल होने की प्लानिंग कर रहा है ताकि चिकित्सकों को उनका हकदार प्रॉफिट मिल सके। वो कहता है कि हर कोई एक जैसा नहीं है और जिनके पास मनी है उनके साथ उन लोगों से बेहतर ट्रीट किया जाना चाहिए जिनके पास मनी नहीं है। गोल्डन फिर जेनोस से क्लास में बनाया गया हीलिंग सर्कल बनाने को कहता है ताकि वो उसकी कुशलता की जांच कर सके। वो कहता है कि अगर वो अभी अपनी कुशलता प्रूव कर दे तो वो उसे अपने गुट में शामिल करेगा और ये इंश्योर करेगा कि वो अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग ऊंचाइयां हासिल करे। जेनोस तुरंत एक कागज पर हीलिंग सर्कल बनाता है और गोल्डन उसे देखकर दंग रह जाता है। हालांकि वो अपने हाव भाव छिपाता है, फिर भी वो बताना शुरू करता है कि हीलिंग सर्कल बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए जरूरी है कि वो मूल सिद्धांतों के प्रति सच्चे हों। वो जेनोस द्वारा बनाए गए सर्कल का स्टडी करता है और कहता है कि ये अनयूजुअल और नया है, लेकिन उसे पता चलता है कि ये मूल सिद्धांतों का रिस्पेक्ट करता है। इसी वजह से वो उसे अपनी लेबोरेटरी में रिक्रूट करने का फैसला करता है और जैसे ही प्रोफेसर कमरे से बाहर निकलता है जेनोस राहत की सांस लेता है। अगले दिन गोल्डन अपने फॉलोअर्स के साथ रॉयल अस्पताल में अपनी पावर वॉक शुरू करता है और जेनोस समझ ही नहीं पाता है कि उसे क्या करना चाहिए। क्रेसेंट उसे देख लेता है और उसे लाइन में लगने और बाकी सब की तरह कॉन्फिडेंस से भरे दिखने के लिए कहता है। जेनोस को उसका नाम भी याद नहीं है, लेकिन क्रेसेंट उसे थैंकफुल होने के लिए कहता है कि उसने लैब में शामिल होने के लिए उसका नाम सजेस्ट किया। जेनोस उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया और क्रेसेंट बताता है कि वो गोल्डन गुड में ऊपर पहुंचने के लिए उसका यूज करेगा, हालांकि वो अभी सबसे लोएस्ट लेवल पर है। खैर जेनोस को पता चलता है कि गोल्डन अपने फॉलोअर्स के साथ अस्पताल के चक्कर लगाता है ताकि ऑरा पॉइंट कमा सके और वो अपने टाइम बचाने के लिए सिर्फ रिच पेशेंट से मिलने जाता है। जेनोस को ये बिल्कुल यूजलेस लगता है, लेकिन वो गोल्डन के काम करने के तरीके को जानने के लिए भी क्यूरियस है, इसलिए वो लाइन काटकर उसे करीब से देखने का फैसला करता है। वो कमरे की ओर दौड़ता है और गोल्डन को एक मुड़े हुए टखने वाले आदमी की जांच करते हुए पाता है। वो तुरंत अपने 3 फॉलोअर्स को बुलाता है और उनसे जादू करके उस आदमी को ठीक करता है और जेनोस हैरान रह जाता है क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था।
वो लाइन के अंत में वापस दौड़ता है जहां क्रेसेंट उस पर पहले दिन की बेवकूफ़ी भरी हरकतों के लिए भड़क उठता है। जीनोस उससे पूछता है कि प्रोफेसर ने कौन सी अजीब टेक्निक इस्तेमाल की थी और क्रेसेंट उसे ये भी ना जानने के लिए इडियट सैंडविच कहता है। वो समझाता है कि हेल्थ ट्रांसफर विधि गोल्ड रिंग की स्पेशलिटी है, जिसमें वो एक स्वस्थ व्यक्ति की वाइटैलिटी को एक घायल व्यक्ति में ट्रांसफर करता है ताकि उसे बेटर महसूस हो। इस तरह मरहम लगाने वाले सीरियस इंजरीज का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, भले ही वे उतनी पावरफुल ना हों। लेकिन सीरियस इंजरीज को ठीक करने के लिए ज्यादा डोनर्स को अपनी वाइटैलिटी देनी पड़ती है ताकि उन्हें थोड़ी टायर्डनेस के अलावा किसी और नेगेटिव इफेक्ट का सामना ना करना पड़े। जीनोस इससे बहुत इंप्रेस होता है और कहता है कि शायद इसीलिए गोल्ड रिंग को इतने सारे फॉलोअर्स की नीड है। लेकिन क्रेसेंट उसे बताता है कि इसकी एक और वजह है। अस्पताल के पुराने डायरेक्टर जल्द ही रिटायर होने वाले हैं और फिर उनके पद के लिए इलेक्शन होगा। गोल्डन के पास इलेक्शन जीतने के लिए पहले से ही पर्याप्त इन्फ्लुएंस है, लेकिन वो अभी भी और फॉलोअर्स जुटाकर सबको अपनी ताकत दिखाना चाहता है। जीनोस इन्फॉर्मेशन के लिए उसका थैंक्स करता है और फिर पूछता है कि क्या वो एल्फ्रोड नाम के उस आदमी के बारे में कुछ जानता है। क्रेसेंट ये नाम सुनकर थोड़ा नाराज हो जाता है क्योंकि गोल्ड रिंग को उससे बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन वो बिना किसी सुराग के डिसअपीयर्ड हो गया। जीनोस ने डिटेल्स मांगा और क्रेसेंट उसे केवल इतना बता पाया कि उसे एक डिनर में इनवाइटेड किया गया था जिसमें गोल्ड रिंग ने अपने सभी पसंदीदा लोगों को बुलाया था और फिर वो अचानक डिसअपीयर्ड हो गया। उस दिन बाद में जीनोस अर्न को सारी इंफॉर्मेशन देता है और सोचता है कि उसका काम कंप्लीट हो गया है, लेकिन अर्न उसे बताता है कि ये तो बस स्टार्ट है। वो जीनोस से गोल्ड रिंग के पसंदीदा लोगों में से एक बनने के लिए कहता है ताकि उसे अगले डिनर पर बुलाया जा सके और इस तरह उसे और सबूत मिल सके। जीनोस कहता है कि वो बस घर जाना चाहता है, लेकिन वो काम कंप्लीट करने का फैसला करता है ताकि वो अपने मास्टर के बारे में जान सके। अर्न ये सुनकर खुश होता है और उठते ही जानबूझकर कुछ कॉइन्स जमीन पर गिरा देता है। वो जीनोस से पूछता है कि अगर उसे किसी जरूरी इवेंट में जाने की जल्दी हो और उसके पास सारे कॉइन्स चुनने का टाइम ना हो तो वो सबसे पहले कौन सा कॉइन उठाएगा। वो तुरंत मेन पॉइंट पर आता है और जीनोस से पूछता है कि क्या उसे लगता है कि अलग अलग लोगों की जिंदगी के कॉइन्स की तरह अलग अलग वैल्यू होते हैं। बातचीत आगे बढ़ने से पहले ही योमान अर्न को एक मीटिंग के लिए लेने वहां आती है और जीनोस से कहती है कि वो अपने जवाब पर ध्यान से सोचे। अगले दिन जीनोस की फिर से क्रेसेंट से जोड़ी बनती है जो उसे बताता है कि आज उनका काम गोल्ड रिंग के डॉग की केयर करना है। जीनोस उससे पूछता है कि क्या वो लैब में बस यही करता है और जैसा कि पता चलता है क्रेसेंट असल में सिर्फ उस पपी की केयर करता है। हालांकि वो लगातार प्रोग्रेस करने और गोल्ड रिंग का करीबी बनने का ड्रीम देखता रहता है ताकि वो एक शानदार लाइफ जी सके। जीनोस इस बात से थोड़ा कंफ्यूज्ड है क्योंकि उसके लिए एक मरहम लगाने वाले का मतलब लोगों का ट्रीटमेंट करना है और क्रेसेंट कहता है कि आइडियली ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन असल वर्ल्ड अलग है। वो एक्सेप्ट करता है कि एक समय वो भी आशा से भरा हुआ था और सोचता था कि वो भविष्य में बहुत से लोगों को बचा लेगा, लेकिन उसे जल्द ही पता चल गया कि उपचार के जादू की भी अपनी लिमिट्स होती हैं। वो कहता है कि मनी और पावर होना उपचार करने की एबिलिटी से बेहतर है। तभी अचानक एक शराबी वहां आता है और उससे पूछता है कि क्या वो आज फिर गोल्ड रिंग के डॉग को टहला रहा है। क्रेसेंट बॉन्ड्स नाम के आदमी का अभिवादन करते हुए अपनी बात कहता है, जो कहता है कि उसे सच में उस घमंडी दिखने वाले डॉग से नफरत है और फिर लड़खड़ाते हुए अपने ठिकाने पर वापस चला जाता है। जीनोस क्रेसेंट से उस शराबी के बारे में पूछता है और उसे पता चलता है कि वो गोल्ड रिंग का पहला सेक्रेटरी है। वो ज्यादा काम भी नहीं करता, लेकिन चूंकि वो उसका पुराना फ्रेंड है, गोल्ड रिंग उसे जॉब से नहीं निकालती या डिमोट नहीं करती। तभी बॉन्ड्स क्रेसेंट पर एक बॉटल फेंकता है और उसे पकड़ने के लिए कहता है। क्रेसेंट टाइम पर रिएक्ट नहीं कर पाता और बॉटल जमीन पर गिरकर डॉग के पास टूट जाती है, जिससे डॉग चौंककर भाग जाता है। क्रेसेंट और जीनोस उसका पीछा करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है जब वो मेन रोड पर पहुंच जाता है और एक गाड़ी उसे कुचल देती है। क्रेसेंट तुरंत डॉग के पास जाता है और उस पर हाई हील का वार करता है, लेकिन वो बहुत वरिड है क्योंकि चोट के मार्क्स रह जाएंगे और गोल्ड रिंग उसे जरूर पनिश करेगी। जीनोस को क्रेसेंट पर दया आती है और वो डॉग पर एक साधारण उपचारी जादू करता है, जिससे उसके बॉडी के सारे मार्क्स मिट जाते हैं। क्रेसेंट घबरा जाता है क्योंकि ऐसा करने के लिए बहुत स्किल की नीड होती है, लेकिन जीनोस उसे बताता है कि ये तो बस नॉर्मल उपचारी जादू था। फिर वो डॉग को उठाता है और कहता है कि उसे आज रेस्ट करने देना ही बेहतर होगा और क्रेसेंट उसके पीछे दौड़ता है और उससे कहता है कि वो उसका काम ना छीने।
बाद में योमान जीनोस को टहलने के लिए बुलाता है और उसे तुरंत रियलाइज होता है कि उसे उससे कुछ कहना है। वो उसे कहता है कि वो टाइम वेस्ट ना करे और जो कहना चाहती है वो कहे, और योमान तुरंत उससे अपोलोजाइज मांगती है। वो कहती है कि अगर वो ज्यादा स्किल्ड होती तो गोल्ड रिंग का ध्यान खींचने के लिए काफी होती, और जीनोस को इसमें घसीटा ही नहीं जाता। वो इसके लिए खुद को ब्लेम फील करती है, लेकिन जीनोस उसे बताता है कि वो अच्छा है क्योंकि उसे अर्न से पैसे मिलने वाले हैं। उससे भी ज्यादा वो खुश है कि इस इंसिडेंट की वजह से उसे एक रॉयल अस्पताल में जाने का मौका मिला और जल्द ही वो अपने टीचर के बारे में और जान पाएगा। इस बारे में बात करते हुए योमान जीनोस से उसके टीचर के बारे में पूछती है और वो बता नहीं पाता कि वो किस तरह का इंसान था। हालांकि वो प्राउडली कहता है कि वो अपने मास्टर का ऋणी है जिन्होंने उसे सिर्फ उपचार जादू से कहीं ज्यादा सिखाया। योमान कहती है कि उसके लिए भी अर्न वैसा ही है, क्योंकि जब से उसने उपचारक बनने का फैसला किया है तब से अर्न ने उसका पूरा गाइडेंस किया है। वो गलती से अर्न के बारे में बहुत सारी पर्सनल चीजें बता देती है, जैसे कि कैसे उसकी गर्लफ्रेंड भाग गई क्योंकि वो अपने रिसर्च में बहुत ज्यादा डूबा हुआ था, और जीनोस उससे पूछता है कि उसे ये सब कैसे पता है। योमान अचानक बताती है कि अर्न असल में उसकी मदर का छोटा भाई और उसका अंकल है, लेकिन उसे अर्न जैसी टैलेंट नहीं मिली। जीनोस उससे पूछता है कि वो किस पर रिसर्च कर रही है, और योमान कहती है कि वो मेडिसिन के स्टोरेज पर काम कर रही है जो काफी बोरिंग है। जीनोस उसकी बात से एग्री करता है, लेकिन उसे बताता है कि उसके टीचर अक्सर कहा करते थे कि जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट चीजें अक्सर बोरिंग होती हैं। इसके बाद वो खुलकर बातें करने लगते हैं। तभी अचानक पीछे से कार्मिला बोलती है कि जीनोस को कोई और पॉसिबल वाइफ मिल गई है। योमान अचानक आई इस आवाज से कंफ्यूज्ड हो जाती है, लेकिन जीनोस उसे समझाता है कि उसे बुरा नहीं मानना चाहिए क्योंकि ये कोई बिग डील नहीं है। जल्द ही वे दौड़कर उनके पास पहुंच जाते हैं। वो जीनोस के सामने घुटने टेककर मदद की भीख मांगता है क्योंकि वो वाकई ट्रबल में है, और जबकि जीनोस उससे पहले ही थक चुका है, कार्मिला उसे बताती है कि शायद ये किसी इंटरेस्टिंग टर्न पर पहुंच जाए। क्रेसेंट द्वारा जीनोस से मदद की भीख मांगने की वजह कुछ आवर्स पहले स्टार्टेड हुई, जब गोल्ड रिंग एक पावरफुल सरदार से मिलकर वापस लौटा जिसने हमेशा उसका साथ दिया था। सरदार ने उससे अपनी बेटी का हालचाल पूछने को कहा, जिसके चेहरे पर दाने निकल आए थे और वे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। गोल्ड रिंग को तुरंत रियलाइज हुआ कि ये वियर्ड फेस नाम की बीमारी है, और उस एलीट ने उससे अपनी बेटी का ट्रीटमेंट करने की रिक्वेस्ट की। गोल्ड रिंग जानता था कि यह बीमारी फैटल नहीं है, लेकिन लड़की के चेहरे पर पड़े मार्क्स को हटाने के लिए उसे पूरी तरह से काट कर फिर से भरना होगा। इससे लड़की के चेहरे पर एक परमानेंट मार्क रह जाने की पॉसिबिलिटी थी, लेकिन गोल्ड रिंग को ट्रस्ट था कि अगर पर्याप्त स्टूडेंट्स अपनी वाइटैलिटी उसे डोनेट कर दें तो वो उसे ऐसे ठीक कर सकता है जैसे उसे कभी डैमेज हुआ ही ना हो। लेकिन समस्या ये थी कि लड़की ने लोगों को अपना जख्मी चेहरा दिखाने से रिफ्यूज कर दिया था, और गोल्ड रिंग परेशान था क्योंकि वो बहुत से लोगों को साथ लिए बिना उसकी मदद नहीं कर सकता था। वो सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, इसलिए उसने सोचा कि वो थोड़ा आराम कर ले और अपने पप्पी के साथ कुछ अच्छा टाइम बिताए, क्योंकि इससे उसे हमेशा पीस मिलता है। जैसे ही वो अपने ऑफिस से बाहर निकला, उसकी मुलाकात नशे में धुत अपने असिस्टेंट से हुई, जिसने उस पर सार्केज्म करते हुए कहा कि उसके प्यारे छोटे पप्पी को एक गाड़ी ने कुचल दिया। गोल्ड रिंग ये सुनकर एकदम भड़क गया, लेकिन उस शराबी ने उसे बताया कि उसके द्वारा नियुक्त दाई ने बॉब को ठीक कर दिया है, इसलिए वो ठीक है। गोल्ड रिंग ने अपने भरोसेमंद लोगों से ये कंफर्म करने के बाद कि उसकी पेट सचमुच एक्सीडेंट का विक्टिम हुई है, तुरंत अपने कमरे की ओर दौड़ा। लेकिन जब उसने उसे बिना किसी खरोच के बिल्कुल ठीक देखा तो वो दंग रह गया। उसने सोचा कि जिस व्यक्ति ने उसके डॉग को बिना कोई वाउंड दिए ठीक कर दिया, वो उस एलीट्स डॉटर के साथ भी ऐसा ही कर सकता है, और इस तरह क्रेसेंट का नाम इस मैटर में शामिल हो गया। करेंटली वापस आते हुए जीनोस कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसकी बात सुनने का फैसला करता है, और वे उसके कमरे में जाते हैं जहां क्रेसेंट उसे सारी बातें बताता है। वो जीनोस को बताता है कि गोल्डरिन ने उसे 7 बड़े एलीट्स में से एक की डॉटर का चेहरा ठीक करने के लिए कहा है, और अगर वो इसमें गड़बड़ करता है तो वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। जीनोस उसे लड़की के चेहरे के डिफॉर्म टिश्यू को काटने और फिर उसे ठीक करने के लिए कहता है, लेकिन क्रेसेंट आह भरते हुए कहता है कि नॉर्मल लोग ऐसा नहीं कर सकते। वो बहुत घबरा जाता है, लेकिन फिर योमन उससे पूछता है कि गोल्डरिन ने उसके जैसे किसी व्यक्ति को इतना हाई प्रोफाइल केस लेने के लिए क्यों कहा। वो ये कहकर कॉन्फिडेंस से काम लेने की कोशिश करता है कि गोल्डरिन ने आखिरकार उसे नोटिस कर लिया है, लेकिन योमन उसे नॉनसेंस कहता है। क्रेसेंट रोने लगता है और अपनी बात खुलकर कहता है कि जब गोल्डरिन ने डॉग्स नैनी के बारे में इंक्वायरी की थी तो उसका नाम सामने आया था। योमन उससे पूछता है कि अगर उसके पास खुद को बचाने के लिए स्किल नहीं है तो उसे क्रेडिट लेने की क्या नीड थी, और क्रेसेंट जवाब देता है कि ज़ॉम्बी किंग वाली इंसिडेंट के दौरान उसने पहले ही मिस्टेक कर दी थी। वो कहता है कि चूंकि उसने एक बार अपनी यूजलेसनेस एक्सेप्ट कर ली थी, इसलिए उसे यकीन था कि अगर सेक्रेटरी को इस बार भी उसकी यूजलेसनेस का पता चल गया तो उसे ग्रुप से निकाल दिया जाएगा।
वो जीनोस से मदद की गुहार लगाता है, तभी लिली चाय लेकर वहां आती है। ह्यूमन उसे जीनोस की सिस्टर के रूप में इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन उसे इतना चिपका हुआ देखकर क्रेसेंट को सरप्राइज होता है कि क्या वे एलाबामा के प्यारे भाई बहन हैं। खैर, वो लिली के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने की कोशिश करता है ताकि जीनोस उसकी मदद करने को तैयार हो, लेकिन वो उसके जैसे फील्ड पर्सन के साथ कुछ भी नहीं करना चाहती। अगले दिन एलीट अचानक आपात स्थिति में गोल्ड्रेन को बुलाता है और प्रोफेसर क्रेसेंट और जीनोस को अपने साथ ले जाता है। एलीट बताता है कि उसकी डॉटर शार्लेट सर्जरी से रिफ्यूज कर रही है क्योंकि वो अपने चेहरे पर किसी भी तरह का स्कार नहीं चाहती। उसने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया है और किसी को भी खुद से मिलने नहीं दे रही है, और एलीट उसके लिए बहुत वरिड है। वो गोल्ड्रेन से कहता है कि वो अकेला व्यक्ति है जिस पर वो उसे बिलीव दिला सकता है कि वो ठीक हो जाएगी, और गोल्ड्रेन घबराकर उसकी बात मान लेती है। एलीट डॉक्टर चिकित्सकों को अपनी डॉटर्स रूम में ले जाता है, जहां वो उससे गोल्ड्रेन को उसकी कंडीशन देखने देने के लिए कहता है। गोल्ड्रेन भी शार्लेट से ट्रीटमेंट के लिए उस पर ट्रस्ट करने के लिए कहती है, लेकिन वो उसे बताती है कि वो किसी को भी अपने चेहरे पर ब्लेड नहीं लगाने देगी। वो एक पागल नार्सिसिस्ट निकलती है जो सोचती है कि एक राइवल एलीट फैमिली की लड़की ने उसकी ब्यूटी से जेलस होकर ये सब रचा है और अब हर कोई उसका चेहरा खराब करने आया है। खैर, क्रेसेंट उसके डेलीलू लेवल से मैच करने का फैसला करता है और जीनोस से कहता है कि वो शार्लेट को सर्जरी के लिए मना लेगा, और जब वो ठीक हो जाएगी तो वो उससे लव करने लगेगी और वो किसी एलीट फैमिली में मैरी कर लेगा। जीनोस उसे आगे बढ़ने के लिए कहता है और क्रेसेंट गोल्डन से उस लड़की से बात करने की परमिशन मांगता है। हालांकि शार्लेट उसे बताती है कि वो इतनी डेस्परेट नहीं है कि किसी मामूली असिस्टेंट से बात करे, और उसे वहां से चले जाने के लिए कहती है। कोई और चारा न होने पर गोल्डन जीनोस को सिग्नल करती है कि वो कोशिश करके देखे, और वो दरवाजे पर जाने से पहले आह भरता है। वो शार्लेट के साथ पूरी तरह कंफर्टेबल है और उसे बताता है कि अगर वो सर्जरी नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, क्योंकि कोई भी किसी भी वजह से अपना चेहरा कटवाने से डरेगा। वो उसे बताता है कि उसके चेहरे पर जो उभार है उससे उसे कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए अगर वो नहीं चाहती तो उसे इसे हटवाने की नीड नहीं है। फिर वो उससे घिनौना व्यवहार करते हुए कहता है कि ये उभार किसी बूढ़े इंसानी चेहरे का रूप ले सकता है, और कुछ लोग अपने चेहरे से इतना जुड़ जाते हैं कि उसे इंसानी नाम तक दे देते हैं। जेनोस कहता है कि उसका काम खत्म हो गया है, और जैसे ही वो मुड़ता है 4 डोर खोल देती है, क्योंकि अब उसे इस उभार को बिना ट्रीटमेंट के छोड़ने में डर लग रहा है। वो सबको अंदर आने देती है और पूछती है कि क्या ये सच है कि उसके चेहरे पर ये उभार जल्द ही किसी बूढ़ी औरत के चेहरे जैसा दिखने लगेगा, और क्रिसेंट उत्सुकता से बताता है कि ये सच है। हालांकि 4 उसे चुप रहने के लिए कहती है, क्योंकि वो उसकी अगली वॉइस अपने कानों से खून बहाए बिना नहीं सुन सकती। गोल्ड्रिम आगे बढ़कर जेनोस द्वारा 4 को बताई गई बात की पुष्टि करती है। 4 उससे पूछती है कि वो ऐसा होने से कैसे रोक सकती है। गोल्ड्रिम बताती है कि अजीब चेहरे का एकमात्र इलाज सर्जरी ही है। ये सुनकर 4 जोर से चिल्लाती है कि वो सर्जरी नहीं करवाना चाहती और अगली भी नहीं बनना चाहती। हर कोई उसे समझाने की कोशिश करता है कि यही एकमात्र ऑप्शन है, लेकिन 4 उससे पूछती है कि क्या वे गारंटी दे सकते हैं कि कोई स्कार नहीं रहेगा, क्योंकि वो सर्जरी तभी मानेगी जब कोई अपनी जान की बाजी लगाने को रेडी हो। जब कोई जवाब नहीं देता तो वो रूम से बाहर निकल जाती है। गोल्ड्रिम फिर से जेनोस को सिग्नल देती है कि वो उससे बात करे, क्योंकि उसे लगता है कि वो उसके जैसे बिगड़ेल बच्चों को संभालना जानता है। जेनोस उसके पीछे बैल्कनी तक जाता है, जहां वो 4 को उसके बर्ड्स कलेक्शन को घूरते हुए पाता है। उसकी सारी चाइल्डिश एनर्जी गायब हो चुकी है और अब वो सैड रहने लगी है, लेकिन जेनोस उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसे एक इंजर्ड बर्ड दिखाई देता है। वो उसे चेक करने का फैसला करता है और 4 बताती है कि उसे ये बर्ड कल गार्डन में मिला था। वो कहती है कि ये बर्ड अब कभी उड़ नहीं पाएगा, बिल्कुल उसकी तरह। वो कहती है कि जैसे ये बर्ड कभी स्काई में नहीं लौटेगा, वैसे ही वो भी कभी सोशल लाइफ नहीं जी पाएगी। जेनोस उससे पूछता है कि क्या वो ठीक होना चाहती है, और 4 उस पर चिल्लाती है कि उसे अकेला छोड़ दे। लेकिन जेनोस कामली कहता है कि अगर वो ठीक होना चाहती है तो वो पेशेंट है, और वो किसी भी पेशेंट की सोशल स्टेटस की परवाह किए बिना उसका इलाज करेगा। इतना कहकर वो उस बर्ड को फ्री कर देता है जिसका उसने इलाज किया था। अचानक वो बर्ड उसके हाथ पर बैठता है और जेनोस फिर पूछता है कि क्या वो ठीक होकर अपनी लाइफ नॉर्मल जीना चाहती है। ये सुनकर 4 सर्जरी के लिए तैयार हो जाती है। इसके तुरंत बाद 4 को एक टेम्पररी ऑपरेशन रूम में बेहोश कर दिया जाता है। जैसे ही नोबल्स वहां से चले जाते हैं, गोल्ड्रिम क्रिसेन और जेनोस से कहती है कि अगर उनकी वजह से ये ऑपरेशन फेल हो गया तो उन्हें लाइफ भर पछताना पड़ेगा। क्रिसेन कांपते हुए कहता है कि वो पूरी कोशिश करेगा। तभी जेनोस उसे कहता है कि ये सर्जरी वो खुद करेगा। क्रिसेन हैरानी से पूछता है कि क्या उसने पहले ऐसा किया है। जेनोस जवाब देता है कि बचपन में उसने एक बार इस तरह के स्ट्रेंज फेस का इलाज किया था। क्रिसेन को समझ नहीं आता कि वो क्या कहना चाहता है, लेकिन उसे उस पर ट्रस्ट है। गोल्ड्रिम उन्हें जल्दी शुरू करने को कहती है। क्रिसेन सर्जिकल नाइफ उठाता है और जेनोस ये देखकर शॉक रह जाता है कि बाकी डॉक्टर्स सर्जरी के लिए मोनोब्लेड नहीं बल्कि ऑर्डिनरी टूल्स यूज करते हैं। वो क्रिसेन से कहता है कि डॉग की तरह कांपना बंद करो, वरना पेशेंट को नुकसान हो जाएगा। क्रिसेन जवाब देता है कि इस सर्जरी को कठिनाई के लिहाज से हाई रेटेड माना गया है। वो खुद को काम करता है और टेक्स्ट बुक नॉलेज याद करता है, लेकिन जेनोस पहले क्विक स्कैन करता है और बताता है कि रूट्स अलग जगह हो सकती हैं। वो रूट्स का एग्जैक्ट लोकेशन बताता है और क्रिसेंट हैरान रह जाता है कि बिना छुए ही वो इतना कुछ जान गया।
गोल्ड्रिम इम्पेशेंट होकर कहती है कि जल्दी शुरू करो। जेनोस क्लियर इंस्ट्रक्शंस देता है और उनकी मदद से क्रिसेंट रूट्स निकालने लगता है। सब इम्प्रेस्ड होते हैं, लेकिन जैसे ही वो लास्ट रूट हटाने वाला होता है, पता चलता है कि वे नर्व्स में फंसी हैं। अब डिलेमा ये होता है कि क्या रिस्क लेकर अभी सर्जरी पूरी की जाए या हॉस्पिटल ट्रांसफर किया जाए। गोल्ड्रिम ऑर्डर देती है कि रूट्स अभी हटाओ, चाहे नर्व्स कट करनी पड़े। अचानक वो खुद नाइफ उठाकर नर्व्स काट देती है और ब्लेम क्रिसेंट पर डाल देती है। तभी नोबल अंदर आता है और पूछता है कि सब ठीक है। गोल्ड्रिम तुरंत कहती है कि उसके बेवकूफ असिस्टेंट ने नर्व्स काट दी हैं और अब गर्ल को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। वो कहती है कि अब वो कभी पहले जैसी नहीं दिखेगी। क्रिसेंट पैनिक हो जाता है क्योंकि उसे स्केपगोट बनाया जा रहा है, लेकिन तभी जेनोस बीच में आता है और कॉन्फिडेंटली कहता है कि चिंता मत करो। वो कहता है कि बस कट हुई नर्व को जोड़ना है और इसके लिए हॉस्पिटल जाने की भी जरूरत नहीं। गोल्ड्रिम डिसबिलीफ में है। जेनोस पेशेंट के पास जाता है, मोनोब्लेड बनाता है और तुरंत बाकी रूट्स हटा देता है। फिर वो मास्टरफुली बैंडेज करके नर्व्स जोड़ देता है। क्रिसेंट और गोल्ड्रिम स्टन रह जाते हैं, लेकिन जेनोस उनके सवालों से पहले ही काम खत्म कर चुका होता है। कुछ घंटों बाद चार जागती है और मिरर देखकर रोने लगती है क्योंकि उसका फेस नॉर्मल हो चुका होता है। उसके फादर इस सक्सेस का क्रेडिट गोल्ड्रिम को देते हैं, लेकिन चार को फेंटली जेनोस का ऑपरेशन याद रहता है और अब वो उसके प्रति सचमुच क्यूरियस और इम्प्रेस्ड हो जाती है। अगले दिन जेनोस ह्यूमन को एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन के कुछ बक्से ले जाने में हेल्प करता है जिन पर अर्न काम कर रहा है। तभी अर्न भी स्टोर रूम में पहुंच जाता है और जेनोस से उस नोबल लड़की की सर्जरी के बारे में पूछना शुरू कर देता है। वो जवाब देता है कि सर्जरी सक्सेसफुल हुई और अर्न को पूरा भरोसा है कि इससे गोल्ड्रिम का ध्यान उस पर जाएगा। उसी समय क्रिसेंट दौड़कर आता है और जेनोस को बताता है कि गोल्ड्रिम ने उन दोनों को आज शाम अपनी डिनर पार्टी में इनवाइट किया है और अर्न जेनोस को कंग्रेचुलेट करता है और कहता है कि अब वो अपने मिशन को पूरा करने के एक कदम और करीब आ गया है। जल्द ही गोल्ड्रिम की हवेली में ग्रैंड डिनर पार्टी का आयोजन होता है। वो अपनी स्पीच की शुरुआत सभी को ये बताते हुए करता है कि करंट हॉस्पिटल डायरेक्टर अगले महीने रिटायर हो जाएंगे और उसके तुरंत बाद नए डायरेक्टर का इलेक्शन होगा। उसे पूरा भरोसा है कि अगला डायरेक्टर बनने के लिए उसके पास पहले से ही इनफ वोट्स हैं और इसके अलावा उसे नोबल क्लास का सपोर्ट भी प्राप्त है। क्रिसेंट इस बात से बहुत एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन जेनोस और लिली दोनों उसे बेवकूफों की तरह बिहेव करना बंद करने के लिए कहती हैं। खैर, गोल्ड्रिम अपनी स्पीच खत्म करता है और सभी को एंजॉय करने के लिए कहता है। जैसे ही वो ऐसा करता है, क्रिसेंट एक शुगर डैडी ढूंढने का फैसला करता है जो उसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ने में हेल्प कर सके और जेनो सोचता है कि उसे भी क्लूज कलेक्ट करने शुरू कर देने चाहिए। वो पार्टी में मौजूद अलग अलग गेस्ट से बातचीत शुरू कर देता है और सोचता है कि कैसे एक ऐसी ही पार्टी के बाद एक फ्रैट गायब हो गया। उसे बस एक ही बात इंटरेस्टिंग लगती है कि उस पार्टी में एक फ्रैट गोल्ड्रिम के अल्कोहलिक फर्स्ट सेक्रेटरी बॉन्ड्स की देखभाल कर रहा था। तो जेनोस उस ड्रंक के पास जाता है जो नहीं चाहता कि कोई उसे डिस्टर्ब करे। जेनोस को इसकी परवाह नहीं और वो पूछता है कि क्या उसे एक फ्रैट नाम का लड़का याद है जो पिछली बार इसी पार्टी में आया था, और बॉन्ड्स उसे याद करता है क्योंकि नशे में धुत होने के बाद वो उसके लिए पानी लाया था। जेनोस पूछता है कि क्या उसे उसके बारे में कोई वियर्ड बात याद है, और बॉन्ड्स जवाब देता है कि उस दिन उसने सनराइज तक शराब पी थी। वो अचानक थोड़ा सैड हो जाता है जब वो कहता है कि एक फ्रैट एक अच्छा किड था क्योंकि ज्यादातर लोग उस पर ध्यान नहीं देते क्योंकि गोल्ड्रिम उससे पब्लिकली लायर कहती है। जेनोस गोल्ड्रिम और बॉन्ड्स के रिलेशन के बारे में क्यूरियस होता है, लेकिन लिली उससे डायरेक्टली इस बारे में पूछने का फैसला करती है। वो बॉन्ड्स से पूछती है कि अगर वो उसे हेट करता है तो गोल्ड्रिम ने उसे चीफ सेक्रेटरी का पद क्यों दिया, जिससे वो परेशान हो जाता है और वहां से चला जाता है। जेनोस को लगता है कि वे उससे कुछ नहीं करवा सकते, लेकिन लिली उसे समझाती है कि शराब से कुछ नहीं होगा, बस उन्हें बॉन्ड्स को और ज्यादा ड्रंक करना है। वो उसे ड्रिंक्स परोसना शुरू करती है और उसे एक बेहतरीन इंसान कहती है, और बॉन्ड्स बताने लगता है कि बचपन में वो हमेशा से एक फोटोग्राफर बनना चाहता था। जेनोस लिली से पूछता है कि वो क्या कर रही है, और वो जवाब देती है कि कार्मेला ने उसे सिखाया है कि अगर कोई क्यूट लड़की किसी आदमी को ड्रिंक्स देते हुए उसकी तारीफ करे तो वो अपनी गार्ड छोड़ देगा और सब कुछ बोल डालेगा। जेनोस थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, लेकिन बाद में कार्मेला से निपटने का फैसला करता है। वो बॉन्ड्स से पूछता है कि जब एक दोस्त उसके लिए पानी लाया तो क्या हुआ, और बॉन्ड्स जवाब देते हैं कि वे फ्रेश एयर लेने बाहर गए थे। जेनोस भी यही करने का डिसाइड करता है, इस उम्मीद में कि बॉन्ड्स को उस दिन के बारे में और भी बातें याद होंगी, लेकिन इसके बजाय वो ड्रंक उसे गोल्ड्रिम समझ लेता है। वो गोल्ड्रिम के हॉस्पिटल डायरेक्टर बनने के बाद एक रॉयल पर्सन बनने के बारे में बात करता है और कहता है कि फेनल नाम के नोबल की बदौलत वो एक बार फिर ह्यूज सक्सेस हासिल करने वाला है। जेनोस क्यूरियस होता है और उससे पूछता है कि अगेन कहने का क्या मतलब है, और बॉन्ड्स उससे पूछता है कि क्या वो 13 साल पहले का दिन भूल गया है जिसने सब कुछ चेंज कर दिया था। जेनोस दिखावा करता है कि उसे याद है, और बॉन्ड्स बड़बड़ाता रहता है कि गोल्ड्रिम ने अपने रिसर्च पर सालों तक हार्डवर्क किया और उसे ये बड़ी सफलता एक एक्सप्लोजन और लॉर्ड फेनल की बदौलत ही मिली। वो कहता है कि फेनल ने गोल्ड्रिम को हॉस्पिटल में डॉक्टर का पद दिलाने में मदद की थी और अब वो उसे डायरेक्टर बनने में हेल्प करेगा। बॉन्ड्स ये कहकर बेहोश हो जाता है और जेनोस उसे सोने देने का डिसाइड करता है क्योंकि उसे यकीन है कि जागने के बाद वो कुछ नहीं बताएगा। वो लिली के साथ मैंशन लौटता है और उसे बताता है कि हालांकि उसने सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है, फिर भी उसे लगता है कि कुछ मिसिंग है। अचानक कार्मेला उसके पीछे आ जाती है और कहती है कि वो उसकी हेल्प कर सकती है।
जेनोस घबरा जाता है और पूछता है कि वो फिजिशियन से भरी इस जगह पर क्या कर रही है, और कार्मेला उसे बताती है कि वो पहले ही डेड है, इसलिए उसे किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। लिली उससे पूछती है कि क्या उसे पता चल गया है कि वे क्या खो रहे हैं, और कार्मेला उसे बताती है कि उसने पहले बॉन्ड्स की ड्रंकन बातें सुनी थी और उसी से उसे एक आइडिया आया। इसी बीच जोफिया, लिंगा और लोव जेनोस के घर पर उसके लौटने का वेट कर रही हैं। जेनोस की अनुपस्थिति में उनमें आपस में लड़ने की हिम्मत भी नहीं होती। तभी अचानक जोफिया का एक साथी दौड़ता हुआ वहां आता है। वो उसे बताता है कि उसके भाई का रुइंस में एक सीरियस एक्सीडेंट हो गया है और अब वो मरने के करीब है। जोफिया पैनिक कर जाती है और सोचती है कि जेनोस कब लौटेगा, लेकिन दूसरी लड़कियां उसे समझाती हैं कि अगर वो उसका वेट करेगी तो बहुत देर हो जाएगी। जोफिया को समझ नहीं आ रहा है कि उसे अपने ब्रदर को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि इससे जेनोस का अंडरकवर मिशन फेल हो सकता है। लेकिन दूसरी लड़कियां उसे समझाती हैं कि अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके सामने एक इमरजेंसी है। दूसरी तरफ कार्मेला जेनोस को स्टोरी सुनाती है कि कैसे गोल्डन एक मामूली रिसर्चर हुआ करता था जब तक कि उसकी मुलाकात फेनल से नहीं हुई। वो उसे दोनों आदमी और बॉल्ट्स द्वारा बताए गए एक्सप्लोजन के बीच के डॉट्स कनेक्ट करने के लिए कहती है, और जेनोस कहता है कि फेनल किसी एक्सप्लोजन में इंजर्ड हुआ होगा और गोल्डन ने उसे हील किया होगा। कार्मेला कहती है कि ये नॉर्मली तो सच होता, लेकिन फिर इस स्टोरी को दुनिया से छिपाने की जरूरत नहीं होती। वो कहती है कि एक्सप्लोजन से वाकई सीरियस इंजरीज आती हैं, लेकिन जब जेनोस मिला तो फेनल पूरी तरह हेल्दी था। वो उससे पूछती है कि क्या ऐसा कंप्लीट ट्रीटमेंट पॉसिबल है, और क्लैरिफाई करती है कि वो एक एक्सेप्शन है, इसलिए मैटर नहीं करता। वो पूछती है कि क्या गोल्डन फेनल को कंप्लीटली क्योर कर सकती थी, और जेनोस को ऐसा नहीं लगता। अचानक लिली एक थ्योरी के साथ आती है। उसका मानना है कि विस्फोट वाले दिन किसी और ने फेनल को हील किया था, लेकिन नोबल के जागने से पहले ही वो वहां से चला गया। इसी बीच गोल्डन वहां पहुंच गया और नोबल ने सोचा कि वही उसका हीलर है। गोल्डन ने उसका श्रेय ले लिया, लेकिन बॉन्ड्स ने सब कुछ देख लिया और उसने उसका यूज करके उसे ब्लैकमेल करके उसे अपना फर्स्ट सेक्रेटरी बना लिया। जेनोस को सब कुछ समझ में आता है, लेकिन वो पूछता है कि इसका अफराद के गायब होने से क्या संबंध है। और लिली एक और थ्योरी के साथ आती है। वो कहती है कि शायद बॉन्ड्स ने पिछली पार्टी में नशे में धुत होकर अफराद को सच्चाई बता दी थी, और अगर खबर बाहर आ गई तो अपने बुरे अंजामों से बचने के लिए अफराद एस्केप कर गया। उसे अपनी स्पाई स्किल्स पर बहुत गर्व है और वो सोचती है कि शायद उसे एक डिटेक्टिव एजेंसी खोलनी चाहिए। तभी क्रिसेंट उसे और जेनोस को ढूंढते हुए आता है और कहता है कि वो उन्हें कुछ बड़े लोगों से मिलवाना चाहता है जो उसके शुगर डैडी बनने को तैयार हैं। वो लिली को उनसे मिलने के लिए मना लेता है, और जेनोस और कार्मेला के अकेले रह जाने के बाद वे दूसरी संभावनाओं के बारे में सोचने लगते हैं। जेनोस सोचता है कि अगर विस्फोट हुआ था तो फेनल के अलावा और भी लोग शिकार हुए होंगे। वो सोचता है कि जब गोल्डन को पीड़ित मिले तो उसने फेनल को बचाने का फैसला किया, क्योंकि वो भविष्य में उसकी सबसे ज्यादा मदद करेगा, और इसलिए उसने उसे ठीक करने के लिए दूसरे घायलों की लाइफ फोर्स को अपने अंदर समाहित कर लिया। जेनोस कहता है कि हालांकि ये कानूनी तौर पर कोई अपराध नहीं है, लेकिन किसी व्यक्ति को बचाने के लिए दूसरों की बलि देना अनएक्सेप्टेबल है। वो सोचता है कि शायद अफराद भी इस विस्फोट का पीड़ितों में से एक था और वो किसी तरह बच गया, और सच्चाई जानने के बाद गोल्डन के प्रति उसके मन में हेट्रेड पैदा हो गई। कार्मेला को लगता है कि उसका सिद्धांत सही है और वो पूछती है कि अब क्या करना है। जेनोस जवाब देता है कि वो अर्न को जो भी जानकारी मिलेगी उसकी रिपोर्ट कर देगा और खुद तय करेगा कि उस जानकारी का क्या करना है। ये कहकर वो मुख्य हॉल में जाता है और पाता है कि सभी लोग बाहर देख रहे हैं। वो सोच में पड़ जाता है कि क्या हो रहा है, और क्रिसेंट उसे बस इतना बता पाता है कि गेट पर किसी तरह का शोरगुल हो रहा है। लिली अचानक यूमिन को गार्ड से बात करते हुए देखती है और उन्हें बता रही है कि उसे तुरंत जेनोस से कांटेक्ट करना होगा। गार्ड्स उसे बताते हैं कि वो बिना बुलाए हवेली में नहीं जा सकती, और वे उसकी तरफ से जेनोस को कोई संदेश भेजने से भी इनकार कर देते हैं। तभी लोव जोर से जेनोस को पुकारता है और वो घबरा जाता है, ये सोचकर कि वो यहाँ क्यों है। जोफिया उसे बताती है कि इस तरह ध्यान आकर्षित करना बहुत लापरवाही है, लेकिन लिंडा और लॉव उसे समझाते हैं कि उनके पास इतना टाइम नहीं है। वे हवेली में घुसने का फैसला करते हैं, लेकिन गोल्डन के अंदर का नस्लवादी उन अर्धमानवों को देखकर जाग उठता है और वे अपने पहरेदारों से उन्हें बाहर निकालने का आदेश देता है। पहरेदार उन पर हमला करते हैं, लेकिन लिंडा उन्हें आसानी से गिरा देता है। तीनों लड़कियां हवेली में घुसती हैं और जेनोस को बालकनी में खड़ा देखती हैं। सभी इस बात से हैरान हैं कि विशेष शोध छात्र इन अर्धमानवों को कैसे जानता है, लेकिन जेनोस को अपनी रेपुटेशन की परवाह नहीं है। वो लोव से पूछता है कि क्या हुआ, और वो उसे बताती है कि वो खंडरों में गंभीर रूप से घायल हो गया है। वो उसे ढूंढने के लिए छात्रावास की ओर जा रहे थे, लेकिन सौभाग्य से उनकी मुलाकात पहले यूमिन से हो गई और वही उन्हें यहाँ ले आई। जोफिया अचानक जेनोस से माफी मांगने लगती है और कहती है कि वो उसकी योजनाओं में बाधा नहीं डालना चाहती थी, लेकिन उसे अपने भाई को बचाने के लिए उसकी जरूरत है। जेनोस उसे बताता है कि वो तुरंत नीचे आएगा, लेकिन गोल्डन उसे रोकने की कोशिश करता है। वो पूछता है कि क्या वो पागल है जो नीच अर्धमानवों को बचाने के लिए अपने गुट के बीच गौरव का मौका छोड़ रहा है। जेनोस उसे बताता है कि उसे अपने गुट या कुलीन बनने की परवाह नहीं है, क्योंकि वो सबसे पहले एक हीलर है और जो भी उसके दरवाजे पर आएगा उसे ट्रीटमेंट देगा। गोल्डन उसे एक आखिरी मौका देता है, लेकिन जेनोस तुरंत उसकी पेशकश ठुकरा देता है। वो क्रिसेंट से कहता है कि अब वो अकेला है और फिर बालकनी से नीचे कूदने से पहले लिली को उठा लेता है।
क्रिसेंट ये सुनकर हक्का बक्का रह जाता है, लेकिन तभी गोल्डन उसके पास आता है और कहता है कि उसे उस बेवकूफ से ज्यादा स्मार्ट रहना चाहिए जिसने कामयाबी का सुनहरा टिकट फेंक दिया। क्रिसेंट उससे सहमत होते हुए कहता है कि जेनोस अपना करियर छोड़ने के लिए एक बेवकूफ है, लेकिन उसके साथ टाइम बिताने और उसे कुत्तों और रईसों का इलाज उसी जुनून से देखने के बाद उसे एहसास हुआ कि करियर से ज्यादा जरूरी चीजें भी हैं। क्रिसेंट कहता है कि वो बेवकूफ है, घमंडी है और सब उसे नफरत करते हैं, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या करता है। अंत में वो जेनोस का पीछा करने का फैसला करता है और बालकनी से कूदकर गोल्डन को बताता है कि वो अपने गुट से रिजाइन कर रहा है। वो जेनोस के पास दौड़ता है और कहता है कि वो उसकी मदद करेगा, लेकिन जब तक वो उसके पास पहुंचता है जेनोस का इलाज हो चुका होता है। क्रिसेंट निराश हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसने बिना किसी कारण के गोल्डन गुट छोड़ दिया है और योमेन उसे बेवकूफ सैंडविच कहती है। हालांकि वो उससे कहती है कि वो अब तक का सबसे साहसी बेवकूफ है और उसने अभी जो किया उससे वो बहुत प्रभावित हुई है। दोनों फिर से मजाक करने लगते हैं और आखिरकार जेनोस क्रिसेंट को अपना सर्वेंट बनाने का फैसला करता है। अगले दिन वो अर्न को पूरी रिपोर्ट देता है जो पुष्टि करता है कि एक बार अफराद ने उसे बचपन में एक बड़ा एक्सीडेंट होने के बारे में बताया था। सभी को यकीन है कि ये वही विस्फोट था जिसमें गोल्डन ने फिनल को बचाया था और अफराद बदला लेना चाहता है। अर्न सोचता है कि वो उस दिन अपना बदला लेने की कोशिश करेगा जब गोल्डन हॉस्पिटल डायरेक्टर बनने की खुशी में एक पार्टी देगा और जेनोस उसे बताता है कि पार्टी अगले दिन है। अर्न धोखाधड़ी रोकने के लिए उस पार्टी में जाने का फैसला करता है और फिर जेनोस को अपना मिशन जल्दी पूरा करने के लिए धन्यवाद देता है। वो कहता है कि हॉस्पिटल ड्यूटी से छुट्टी मिलने की फॉर्मेलिटीज में एक और दिन लगेगा, इसलिए वो उस दौरान जो चाहे कर ले। वो वादा करता है कि वो उसकी फीस चुकाएगा और कागजी कार्रवाई पूरी होने पर उसे टीचर के बारे में भी बताएगा और जेनोस को इससे कोई आपत्ति नहीं है। उसी शाम को योमेन और क्रिसेंट जेनोस के लिए एक फेयरवेल पार्टी रखते हैं। क्रिसेंट नशे में धुत हो जाता है जब वो पता चलता है कि जेनोस एक अंडरग्राउंड हीलर है जो गोल्डन गुट में घुसपैठ के मिशन पर था। वो रोने लगता है क्योंकि उसे अभी अपने फ्यूचर का अंदाजा नहीं है, लेकिन जेनोस उसे समझाता है कि वो हर परिस्थिति में खुद को एडजस्ट कर सकता है। इसके बाद क्रिसेंट को और भी झटके लगते हैं और लिली अचानक घोषणा करती है कि वो जेनोस की होने वाली वाइफ है। तभी उसकी नजर वार्डरोब के पीछे छुपी कार्मिला पर पड़ती है। जैसे ही कार्मिला स्पॉट होती है बाहर आ जाती है और योमेन उसे देखकर घबरा जाता है, लेकिन और भी शौक तब लगता है जब जेनोस उसे यकीन दिलाता है कि कार्मिला एक अच्छी घोस्ट है और उसका कोई बुरा इरादा नहीं है। अगले दिन जब जेनोस जाने की तैयारी कर रहा होता है तो योमेन उसे बताता है कि अर्न ने अपने ऑफिस में उसके टीचर के बारे में जानकारी वाला एक पत्र छोड़ा है। दोनों उसके ऑफिस जाते हैं और जब योमेन पत्र खोजती है तो उसे उसकी जगह एक अजीब सी पिक्चर मिलती है। वो और जेनोस दोनों उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। इसी बीच अर्न गोल्डन की पार्टी में थोड़ा देर से पहुंचता है क्योंकि घमंडी ढोंगी और उसके सारे स्टूडेंट्स पहले ही निकल चुके होते हैं। कुछ मिनट पहले गोल्डन हॉस्पिटल का डायरेक्टर बनने के अपने फ्यूचर के सपनों में खोया था, तभी वहां महान फेनल आया और बोला कि उसे खुशी है कि उसे आखिरकार वो पद मिल गया जिसका वो हकदार है। गोल्डन ने उसे धन्यवाद कहा, लेकिन उसी समय उसे 13 साल पहले की वो घटना याद आ गई जिसने सब बदल दिया था। उस समय एक मैजिक टूल्स की फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था। गोल्डन कई साल रिसर्च करके भी नाकाम रहा था और अपने गांव लौट रहा था। रास्ते में उसने एक घायल नोबलमैन को देखा और उसे हील करने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि शायद उसे बाद में इनाम मिलेगा। पर उसे नहीं पता था कि वो आदमी देश के 7 बड़े सरदारों में से एक था। हैरानी की बात यह थी कि पहली बार उसका हेल्थ ट्रांसफर मैजिक काम कर गया, भले ही इसका मतलब ये था कि उसने बाकी विक्टिम्स की लाइफ ले ली। गोल्डन के दुर्भाग्य से बॉन्ड्स ने उस घटना की पिक्चर खींच ली थी। उसे चुप कराने के लिए गोल्डन ने उसे अपना पहला सेक्रेटरी बना दिया। जैसे ही कहानी खत्म होती है गोल्डन देखता है कि अर्न उसके पास वाइन बॉटल लेकर आ रहा है। गोल्डन उसका मजाक उड़ाता है और पूछता है कि क्या वो नए डायरेक्टर की चापलूसी करने आया है, लेकिन अर्न उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। गोल्डन फिर जेनोस का जिक्र करता है और कहता है कि पहले लगा था उस लड़के में पोटेंशियल था, पर अंत में उसने उसे डिसअपॉइंट कर दिया। वो बताता है कि उसने जेनोस को अपनी डिनर पार्टी में बुलाया था, लेकिन वो कुछ हाफ ह्यूमंस को हील करने चला गया। उसके हिसाब से सबकी लाइफ इक्वल वैल्यू की नहीं होती। इसके तुरंत बाद फेनल गोल्डन के सम्मान में टोस्ट देता है और कहता है कि वो उस समय की कहानी सुनाएगा जब उसने 13 साल पहले गोल्डन से अपनी जान बचाई थी, लेकिन गोल्डन रोक देता है और कहता है कि उस स्टोरी की जरूरत नहीं। फेनल बस मुस्कुराकर कहता है कि गोल्डन हम्बल है और अपनी पास्ट अचीवमेंट्स को याद नहीं करना चाहता है। गोल्डन को लगता है कि यही उसका चरम है। वो ग्लास उठाकर अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए टोस्ट करता है। इसी समय जेनोस और योमन फेनल का इलाज करने के लिए एक आर्मी ढूंढते हैं। ह्यूमन पिक्चर में यंग अफराद को दिखती है और अब उसे यकीन हो जाता है कि वो बदला लेने के लिए तैयार है। लेकिन तभी उसे एक औरत का फेस दिखाई देता है जिसे देखकर वो हैरान रह जाती है। पार्टी में वापस गोल्डन अचानक बेहोश होकर गिरता है और मुंह से ब्लड निकलने लगता है। तभी अर्न उसके पास आता है और बताता है कि उसने सबके ड्रिंकिंग वाटर में होममेड पॉइजन मिला दिया था। वो कहता है कि अगर तुरंत इलाज नहीं हुआ तो सब 1 घंटे में मर जाएंगे, जबकि गोल्डन को 2 घंटे मिलेंगे क्योंकि उसे कम डोज मिली थी। गोल्डन घबरा जाता है और पूछता है कि ये सब क्यों। अर्न कहता है कि वो 13 साल पुरानी घटना को फिर से रिक्रिएट कर रहा है। गोल्डन शॉक में पूछता है कि उसे सब कैसे पता। अर्न बताता है कि ये सब जेनोस की वजह से हुआ, जिसने उसके लिए एक क्लू ढूंढ निकाला। उसने बॉन्ड से बात की थी और थोड़ी दवा और ड्रिंक पिलाकर उससे सब उगलवा लिया। यहां तक कि उसे पिक्चर भी मिल गई
जबकि गोल्डन को लगता था कि उसने सब कॉपीज नष्ट कर दी थी। फिर अर्न गोल्डन को याद दिलाता है कि उसने 13 साल पहले फेनल को बचाने के लिए बाकी लोगों की जान कुर्बान कर दी थी। गोल्डन जवाब देता है कि वैसे भी सब मरने वाले थे। अर्न कहता है कि उन घायलों में से एफ्राट बच गया था। फिर वो अचानक बताता है कि उसकी फियांसी भी उन्हीं में थी, लेकिन गोल्डन के हेल्थ ट्रांसफर मैजिक के कारण उसकी डेथ हो गई। अब वो गोल्डन से कहता है कि आज फिर वही चॉइस करो, यहां मौजूद लोगों में से तुम किसे बचाओगे। गोल्डन सोचता है कि शायद वो उससे एंटीडोट छीन सकता है, लेकिन तभी अर्न खुद जहरीली वाइन पी लेता है और उसे चौंका देता है। गोल्डन को उस पर जीरो ट्रस्ट होता है, इसीलिए वो सबसे पहले खुद को हील करने और फिर फेनल को बचाने का फैसला करता है, क्योंकि वही उसके लिए सबसे लाभदायक है। वो अपने ग्रुप के लोगों से लाइफ फोर्स सोखना शुरू कर देता है। अर्न कहता है कि उसके पास उनसे भी ज्यादा लाइफ एनर्जी है और अगर चाहे तो औरों को बचा सकता है, लेकिन गोल्डन जवाब देता है कि उसकी लाइफ दूसरों से ज्यादा कीमती है। यह सुनकर अर्न फ्यूरियस हो जाता है, तभी पॉइजन उस पर असर करना शुरू कर देता है। तभी जेनोज, ह्यूमन और क्रेसन वहां पहुंचते हैं और हॉल की हालत देखकर स्टन रह जाते हैं। ह्यूमन पूछती है कि अर्न ये सब क्यों कर रहा है। अर्न बताता है कि उसे पिक्चर में अपनी फियांसी दिखी थी और उसे डर था कि गोल्डन कुछ रिपीट करने वाला है। जेनोज सबको जहर दिया हुआ देखता है और अर्न अपनी दुखद कहानी सुनाना शुरू कर देता है। वो कहता है कि 13 साल पहले वो और उसकी फियांसी दोनों ही होप और एम्बिशन से भरे नए फिजिशियंस थे। हालांकि जब उसे पता चला कि उसकी डेथ एक ब्लास्ट में हुई है तो वो पूरी तरह शैटर्ड हो गया। उसने अपने काम में पूरी तरह लगकर उसकी मौत से आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन जब गोल्डन की पार्टी में एक दोस्त आया और उसे पता चला कि उसकी मौत एक्सीडेंट में नहीं हुई है तो वो बहुत फ्यूरियस हुआ। अर्न कहता है कि उसे ये इन्फॉर्मेशन देने के तुरंत बाद एक फ्रैट गायब हो गया था, इसीलिए उसके पास रिवेंज लेने के लिए कोई प्रूफ नहीं था। इसी वजह से उसने जेनोस को हायर किया था, इस उम्मीद में कि वो कोई फ्रैट ढूंढ लेगा या कम से कम गोल्डन के पास्ट के बारे में कुछ क्लू दे देगा। ह्यूमन अर्न को कहता है कि ऐसा करना अनफेयर है और इससे पहले कि वो कोई एक्सप्लेनेशन दे पाता, क्रिसन चिल्लाने लगता है। वो अर्न से कहता है कि अगर उसकी गर्लफ्रेंड को कुछ हो गया तो वो भी पूरी तरह से क्रेजी हो जाएगा। हालांकि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है नहीं, लेकिन इनोसेंट लोगों को पॉइजन देना गलत है जिनका उस घटना से कोई रिलेशन ही नहीं है। वो अर्न पर चिल्लाता है और पूछता है कि जब वो एक हीलर है तो वो लोगों को कैसे हर्ट कर सकता है, और जेनोज उसकी बैक पर हाथ रखकर कहता है कि अब वो इस केस को आगे बढ़ाएगा। वो अर्न को वो समय याद दिलाता है जब उसने उससे पूछा था कि अगर उसकी पॉकेट से गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज कॉइन्स गिर जाएं तो वो जमीन से कौन से कॉइन्स उठाएगा। और अब जेनोस के पास आखिरकार आंसर है। वो कहता है कि वो सारे कॉइन्स कलेक्ट करेगा क्योंकि वो पॉवर्टी में पला बढ़ा है और इसी तरह वो सभी इंजर्ड को सेव करेगा। अर्न नर्वस हो जाता है और जेनोस से कहता है कि ऐसा करने से उसे कुछ नहीं मिलेगा, और वो मान जाता है। हालांकि वो जानता है कि इंसिडेंट के बाद अर्न एक हेटफुल मास मर्डरर बन जाएगा और ह्यूमन को इसका नुकसान सहना पड़ेगा। ह्यूमन इमोशनल हो जाती है और पूछती है कि क्या वो उसके लिए ऐसा कर रहा है, और जेनोस कंफर्म करते हुए कहता है कि ये फेयरवेल सेरेमनी का बदला है, क्योंकि पहली बार कोई उसे जाते हुए देखकर सैड हुआ था। अर्न जेनोस से कहता है कि अपनी गुडनेस के बावजूद वो उस पॉइजन का इलाज नहीं कर सकता जिसके बारे में वो जानता ही नहीं है। लेकिन जेनोस कहता है कि पॉइजन में क्या है ये जानने के लिए इनफ टाइम नहीं है। वो बस एक एक करके पेशेंट्स का इलाज करना शुरू कर देता है। अर्न बताता है कि इससे पॉइजन से होने वाले डैमेज को कम किया जा सकेगा, ना कि उसे कंप्लीटली क्योर। अचानक वो जेनोस के ओरिजिनल हीलिंग स्पेल के इफेक्ट में आ जाता है और उसे रियलाइज होता है कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। जेनोस बताता है कि सभी पॉइजन एक फिक्स टाइम के बाद बॉडी से नेचुरली बाहर निकल जाते हैं अगर वो पहले किल न करें। वो बस हर किसी की बॉडी को पॉइजन से फाइट करने के लिए फोर्स करना चाहता है जब तक कि वो बाहर ना निकल जाए, और ये उसके मैजिक और पॉइजन के बीच एंड्योरेंस की कंपटीशन मात्र है। ह्यूमन और क्रेसन भी मदद के लिए आगे आते हैं और जेनोस उन्हें सबसे वीक दिखने वाले पर फोकस करने के लिए कहता है। अर्न शॉक्ड रह जाता है क्योंकि बेसिक हीलिंग स्पेल का इतना देर तक चैंट करना भी पॉसिबल नहीं होता, और जेनोस बताता है कि उसने कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली है, इसीलिए उसे इसके बारे में पता नहीं है। फिर अर्न उसे अपनी फियांसी के बारे में बताना शुरू कर देता है जो लोगों की लाइफ बचाने के लिए हीलर बनी थी। वो अब तक के मिले सबसे ग्रेट इंसान थे और गोल्डन उनके बिल्कुल ऑपोजिट। अर्न कहता है कि वो अपने जैसे फूलिश को अगला डायरेक्टर बनते देखकर टॉलरेट नहीं कर सकता, इसीलिए उसे कुछ करना था। उसे सबको पॉइजन देने का रिग्रेट होने लगता है
और जेनोस को थैंक्स कहता है कि उसने उसे मॉन्स्टर बनने से बचाया, और वो जवाब देता है कि वो उसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे देकर थैंक्स कर सकता है क्योंकि इतने सारे लोगों का इलाज करना इजी नहीं है। जल्द ही सभी गेस्ट्स एक एक करके जाग जाते हैं और उनका पॉइजन उनके बॉडी से निकल चुका होता है। हालांकि गोल्ड्रिन अभी भी ठीक नहीं हुआ है और वो जीनोस को उसका भी इलाज करने का ऑर्डर देता है। जीनोस जवाब देता है कि वो किसी का आदेश नहीं मानता और गुस्से में होने के बावजूद गोल्ड्रिन कुछ नहीं कर पाता। वो अपने ग्रुप के फिजिशियंस को ऐसा करने का आदेश देता है, लेकिन उन्हें फेंट हालत में हल्का सा याद आता है कि उसने खुद को बचाने के लिए उनकी लाइफ फोर्स चुराने की कोशिश की थी। वे उसे ट्रीट करने से मना कर देते हैं और जीनोस गोल्ड्रिन से कहता है कि वो पैसे देकर ऐसा कर सकता है। वो एक ऐसा नंबर लिखता है जिसमें उसके लाइफ में बिट से भी ज्यादा जीरोस हैं और गोल्ड्रिन कंप्लेन करता है कि वो एक सिंपल ट्रीटमेंट के लिए इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकता। जीनोस बताता है कि अब तो फेयरवेल हो गई है और गोल्ड्रिन तुरंत उसकी बात मान लेता है। हालांकि जीनोस उस चीप इंसान का इलाज कर पाता उससे पहले ही फिनेल वहां आ जाती है और गोल्ड्रिन से कहती है कि वे इस मैटर पर बाद में डिटेल में बात करेंगे, जिससे गोल्ड्रिन को एहसास होता है कि वो सब कुछ खो देगा। इसके तुरंत बाद ऊर्न को कैद कर लिया जाता है और जीनोस और यूमॉन उससे मिलने आते हैं। ऊर्न हमेशा की तरह चीयरफुल और थोड़ा अलग थलग सा रहता है। उसे हैरानी होती है कि उन्हें इतनी जल्दी उससे मिलने की परमिशन मिल गई। जीनोस बताता है कि रॉयल गार्ड में उसके कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं और तभी क्रिश वहां आ जाता है, ये सोचकर कि जीनोस किसी क्रिमिनल से मिलने का एक्सक्यूज सिर्फ उससे मिलने के लिए बना रहा है। जीनोस उसे उसकी डिलुलु दुनिया में रहने देने का फैसला करता है और ऊर्न से कहता है कि उसे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। यूमॉन उससे पूछता है कि क्या उसने सचमुच पार्टी में गेस्ट को पॉइजन दिया था और ऊर्न कामली जवाब देता है कि उसने ऐसा नहीं किया। उसने बस एक ऐसा केमिकल बनाया था जिससे वे अनकॉन्शियस हो जाएंगे और कुछ समय के लिए पैरालाइज्ड हो जाएंगे ताकि 13 साल पहले वाला सीन फिर से रिपीट हो सके और गोल्डन अपने सिंस कन्फेस कर ले। हालांकि जब उसे ब्लड की कॉफिंग होने लगी तो उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसे यकीन था कि उसने कोई गलत केमिकल नहीं मिलाया था और जल्द ही उसे पता चल गया कि उसके साथ किसी और ने भी ड्रिंक में पॉइजन मिला दिया था। उसका मानना था कि इसके पीछे किसी और का हाथ था और वो अनकॉन्शियस पड़े गेस्ट्स के बीच छिपकर देख रहा था कि आगे क्या होता है। ह्यूमन खुश हो जाता है क्योंकि इसका मतलब है कि ऊर्न गिल्टी नहीं है, लेकिन वो इससे अग्री नहीं करता। वो कहता है कि ये जानते हुए भी कि सभी को पॉइजन दिया गया था, वो रिवेंज के लिए उन्हें मरने देने को रेडी था। क्रिश कहता है कि एविडेंस हाथ में होने और ये देखते हुए कि ऊर्न जीनोस की फ्रेंड है, वो उसे जल्दी रिलीज करवाने में मदद कर सकती है और ह्यूमन उसे ऐसा करने का रिक्वेस्ट करता है। इसके बाद वे चले जाते हैं, लेकिन ऊर्न जीनोस को रोककर उसे सावधान रहने के लिए कहता है। उसका मानना है कि गोल्ड्रिन द्वारा उसकी लाइफ फोर्स चुरा लेने के बाद किसी भी फ्रॉड का बच पाना लगभग नामुमकिन है और इसका मतलब है कि अब वो इंसान नहीं रहेगा। ऊर्न का मानना है कि नॉट आफ्टर रिवेंज में एक फ्रॉड और उसकी प्लान्स कहीं ज्यादा टेरिफाइंग है और चूंकि जीनोस ने उसे रोक दिया है इसलिए अगली बार वो सीधे उसी के पीछे पड़ सकता है। जीनोस शांत स्वर में उसे बताता है कि उसे इसकी कोई परवाह नहीं है और अगर कभी कोई फ्रॉड सचमुच उसके सामने आता है तो वो उसे उसकी हर एक ट्रबल का बहुत भारी प्राइस चुकवाएगा। इसके बाद वो आखिरकार घर लौट आता है और एक अंडरग्राउंड हीलर के रूप में अपना जीवन फिर से शुरू करता है, जो उचित मूल्य पर किसी का भी और किसी भी चीज का इलाज कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब करें और अगली बार अपनी स्क्रीन पर नई स्टोरी वीडियो जरूर देखें।